हॉलिस्टिक वर्ड कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लगता है। ये अल्फाज सुनते ही कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। फिर मैं थ्री इडियट का डायलॉग याद करता हूँ जो क्लास 4 में मैंने देखा था और जिससे मैं मुतासिर हो गया। डायलॉग इस प्रकार था, कंधों को किताबों के बोझ में झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क लाओगे तो खड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख के पढ़ा अल्फ़ा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा बचपन जला डाला। तालीम का मतलब, एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि मार्क्स तक ही बच्चे को सीमित रखा जा सके। एजुकेशन का मतलब ये है कि बच्चा सही और गलत में फ़र्क कर सके, और हर बच्चा ख़ास होता है। इस चीज़ को मैं समझा जब मैं हॉलिस्टिक एजुकेशन सब्जेक्ट एज मैं इंटीग्रेटेड BA/B.Ed सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में पढ़ा, और जिस शख्स ने मेरा इस अल्फाज से तारुफ़ कराया, मैं उससे आज गुफ्तगू कर रहा हूँ। अपनी गुफ्तगू को फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ। डॉक्टर रवि कांत, एसोसिएट प्रोफेसर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। और हॉलिस्टिक वर्ड को समझने के लिए मैं ये गुफ्तगू को फिर से शुरुआत कर रहा हूँ। आप सुन रहे हैं हॉलिस्टिक हयात। मेरा नाम है सादैन, ऑन स्पॉटिफाइड, स्पॉन्सर बाय एंकर। सर, किताबों से आपको बहुत मोहब्बत है। मैं वक्त वक्त पे देखता हूँ कि आप फेसबुक पे किताब शेयर करते हैं। अभी आपके सेल्फ में भी किताब रखी हुई है। तो ये किताबी हॉबी कैसे जनरेट हुई है आपको, और हम बच्चों लोगों से या जो लर्नर हैं उसको कैसे अट्रैक्ट करेंगे किताब हॉबी की तरफ से? हाँ, ये बड़ा अच्छा तुमने सवाल किया। ये भी मेरा एक शौक है टीचिंग के साथ साथ। और मजेदार बात यह है कि कुछ चीजें ऐसा होती हैं कि जो आपको बाई नेचर गॉड गिफ्टेड, जिसको बोलते हैं आप लोग, गॉड गिफ्टेड होती हैं। तो मुझको पढ़ने का शौक जो था ना, ये बड़ा मुझे बचपन से ही रहा। अब मुझे कैसे रहा बचपन से पढ़ने का शौक? बचपन से पढ़ने का शौक ऐसे रहा मुझको एक न्यूज़पेपर आता है, पता नहीं यहाँ आता है नहीं आता है, अमर उजाला। हम लोग अमर उजाला के नाम से यूपी में बहुत फेमस है। आता है सर? और उसमें आता है यहाँ भी ना। जी सर। मेरे घर में तो न्यूज़पेपर नहीं आता था, और मेरे एक पड़ोस में रिश्तेदार थे, उनके घर में न्यूज़पेपर आता था, ये अमर उजाला। और अमर उजाला में आज भी मुझको याद है, देखो खूब अच्छे से, सेकंड लास्ट पेज, यानी पीछे से पहला वाला पेज, अंदर वाला, उसमें एक कॉलम आता था ऊपर की साइड में, दुनिया भर। ठीक है। और वो दुनिया भर की क्या हुआ करता था कि क्योंकि उस समय पर सिर्फ प्रिंट मीडिया था, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। तो उसमें दुनिया भर की में दुनिया की जो कुछ अजब गजब चीजें होती थी ना, वो उसमें छोटी छोटी न्यूज आती थी, कभी कभी फोटो भी होता था। मुझको सबसे ज्यादा पढ़ने का शौक था वो। तो मेरी हालत ये थी कि मैं स्कूल से आता था और तुरंत जल्दी से बैग रखा, और इवन कभी कभी ड्रेस भी चेंज नहीं करता था, बिना ड्रेस चेंज किया उनके घर जाता था। उनको भी पता था कि ये अखबार पढ़ने आया, पढ़ने नहीं आया। अखबार मुझे मालूम था कहाँ रखा रहता है, सरकारी, क्योंकि मैंने बताया कॉलोनी में रहते थे, सबके एक जैसे घर थे। तो दुनिया भर की पढ़ता था, एक आध बार हेडलाइन पढ़ी, उसके बाद जो है पढ़ के मुझे तसल्ली जाती थी, फिर मैं चाय वाय। तो पढ़ने की मुझे इच्छा शुरू से, बचपन से ही। चश्मा जो तुम मुझे देख रहे हो ना, आजकल मेरे चश्मा लगा है। सच बात ये कि चश्मा मेरा ऐसे नहीं लगा कि मैं बहुत ज्यादा मेरिटोरियस हूँ या बहुत ज्यादा पढ़ाकू। चश्मा मेरे लगा है कॉमिक्स की वजह से। कॉमिक्स पढ़ने का मुझे बड़ा शौक। मैं एक अपने दोस्त से कॉमिक लेने के लिए, तुमको यकीन नहीं होगा, 4-4 किलोमीटर पैदल जाता था लेने के लिए। वो भी दोस्त ऐसा था कि वो एक ही देता था मुझे, 300 बहुत सही, एक बार में एक ही देता था। ये मेरा शौक था। लेकिन ये है कि टेक्स्ट बुक लोगों को लेके इतना नहीं पढ़ता था। हाँ, एक चीज जरूर है कि जब मैं खुद 7th में था, तो मेरे एक रिलेटिव वही कॉलोनी में, वो 9th में था। तो 9th में एक बायोलॉजी की बुक हुआ करती थी, रमेश, उसके ऑथर रमेश थे, मुझे याद आ रहा है, इतनी मोटी किताब होती। जी सर, रमेश। जी जी सर, जी रमेश, सॉरी, हाई स्कूल की नहीं, इंटर की, मैं गलत बोल रहा हूँ, इंटर की। जी सर। मैं खुद हाई स्कूल में था। इंटर की रमेश करके कोई बुक थी बायोलॉजी, स्पेशली जूलॉजी की, बायोलॉजी की, जूलॉजी की। तो वो किताब में बहुत सारे मेंढक और ये सब, इन सब के फोटो हुआ करते थे। जी। तो मैं जब भी मौका मिलता था उसके पास जाता था, उसकी ये किताब देख के जरूर उसमें पलटता था। जी। ये और एक उस लड़के के पास डिसेक्शन बॉक्स हुआ करता था। डिसेक्शन बॉक्स शायद तुम लोगों ने जरूर देखा होगा।
बायोलॉजी के स्टूडेंट जो है डिसेक्शन करने के लिए उसका यूज करते थे, तो वो, तो ये शौक मुझे शुरू से था। और चश्मा जो लगा मेरी आंखों पे, तो वो उसके पीछे की कहानी ये है कि कॉमिक पढ़ने का शौक क्योंकि मुझे बहुत रहा है, और मेरी पढ़ने की स्पीड बहुत तेज है, तब भी और आज भी। मतलब ये जो चाचा चौधरी और तो अगर तुमको ये कैरेक्टर याद हो, नागराज, ये सारे कैरेक्टर जो है, ये इन कैरेक्टर की जो कॉमिक होती थी मुझको बहुत से बहुत, मतलब बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं होती थी, और चूंकि पिक्टोरियल होती हैं, बहुत से बहुत मुझको 10 से 20 से 25 मैं पूरी कॉमिक पढ़ देता था। तो घर वाले भी गुस्सा होते थे, अरे और समय किराए पर मिला नॉर्मल कॉमिक का जो रेट था वो 50 पैसा, तो 50 पैसा उस समय पर छोटा मोटा अमाउंट नहीं हुआ करता था, बहुत पहले ही बता रहा हूँ तुमको। तो इत्तेफाक ये हुआ कि हमारे एक मामा थे मुरादाबाद में, तो एक बार हमें गर्मियों में उनके यहाँ छुट्टी बिताने का मौका मिला, मम्मी के साथ गए थे हम तीनों भाई बहन। और वो जो मेरे मामा थे, वो उनकी दुकान थी कॉमिक्स की, जो किराए पर कॉमिक्स बच्चों को दिया करते थे। तो समझ लो एक भूखे आदमी को ढेर सारा खाना मिल गया हो, बहुत बेहतरीन वाला। तो मेरी हालत वो हो गई थी। मुझे आज भी याद है, उनके पास तकरीबन 300 कॉमिक्स थी, और मैं कॉमिक्स का इतना भूखा, तुम यकीन नहीं मानोगे कि दिन रात मैंने 3 दिन में उनकी सारी कॉमिक्स समझ ली, दिन रात पढ़ के खाना भूल गया मैं। इवन उस समय पर ना वोल्टेज की बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी, और मतलब ये जो वोल्टेज होते हैं ना, वो डाउन अप एंड डाउन बहुत हुआ करते थे। अब तो बहुत हालत अच्छी हो गई, तो कम रोशनी में भी पढ़ा मैं, अंधेरे में भी कोशिश करके पढ़ा मैं, शाम हो गई तब भी पढ़ा। तो दरअसल मुझे लगता है कि मेरी आईसाइट भी कोई थी उनकी, वो जो मैंने उन्होंने कॉमिक्स की मेरे मामा की, और फिर धीरे वो बढ़ता रहा। चश्मा जो लगा मुझे इसमें लगा, तो मेरे को हैबिट जो है पढ़ने की वो शुरू से रही, चाहे वो न्यूज़पेपर हो। मैंने कभी इस चीज को लेके परहेज नहीं की कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मैं आर्ट की किताब नहीं पढ़ूंगा, या मैं एमए इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ तो मैं उसकी किताब, मुझे जो कंटेंट जहाँ अच्छा लगा और जब अच्छा लगा मैंने वो कंटेंट पढ़ा। ठीक, बोलना भी तभी सीखा हूँ। और अगर तुम लोग मेरी फेसबुक पर प्रोफाइल पे जाओगे, कुछ पुराने फोटो ढूंढोगे, तो तुमको एक अभी भी न्यूज़पेपर में एक कॉलम आता है आपके पत्र नाम, हर न्यूज़पेपर में होता है। उसमें जो रीडर्स होते हैं वो अपने लेटर लिखते हैं किसी भी चीज को लेके, और वो लोग अगर सुटेबल होता है तो पब्लिश करते हैं। तो तुम लोग शायद यकीन नहीं करोगे कि वो लेटर वाली अखबारों में मैंने हाई स्कूल से शुरू कर दी। जब लोग अपनी टेक्स्ट बुक में फंसे रहते थे तो मैं किताबें अपनी नहीं पढ़ता था इतनी, जितने न्यूज़पेपर थे। तो मैं सोचा था यार ये अखबार में लेटर छपा हुआ है, पता चला कि नाम लिखा होता था और एड्रेस लिखा होता था, मैं भी भेजता हूँ उसको। तो मैंने फिर एक दिन क्या किया, लेटर लिखा, हैंड रिटन, सब लैपटॉप वैपटॉप कुछ नहीं, ये तो सब बहुत बाद में आया था, हाथ से लिखा। फिर अखबार वाले का वो ढूंढा, उठाई साइकिल, उसको दे के आया और मेरे दरबार में छप गया। वो जब पब्लिश हो गया तो फिर हिम्मत बढ़ गई, अच्छा भी लगा और हिम्मत बढ़ी, अरे यार हमारा भी पब्लिश हो गया। फिर लिखा दोबारा से, और देखो मजेदार बात, कितनी आज सोचता हूँ ना उन चीजों के बारे में, वो सब मेरे पास रखा हुआ है आज, सब मैंने बहुत संभाल सारी पेपर्स कटिंग कि उस दौर में भी मैंने किसी एक पर्टिकुलर इश्यू को लेकर एक लेटर लिखा था। तो पोस्ट कार्ड मेरे घर आया, मतलब उसमें चूंकि एड्रेस लिखा होता है, तो किसी बंदे ने उसके अगेंस्ट में उसको बहुत ही पोलाइट लैंग्वेज, ऐसा नहीं कि उसने कुछ एब्यूसिव लैंग्वेज, बड़ी पोलाइट लैंग्वेज में उसने मुझको एक पोस्ट कार्ड लिखकर भेजा कि देखिए आपने अखबार में ये कहा है और ऐसा नहीं है, ऐसा भी होता है। और वो उस पर हालांकि पता नहीं था उस बंदे का, सिर्फ एक सिंपल बेनामी जो पीला वाला पोस्ट कार्ड हुआ करता है, तो वो दिखेगा भी नहीं, तो वो आया था, वो भी शायद रखा होगा मेरे पास। तो वो पढ़ने की ललक शुरू से थी मेरे पास। वक्त के साथ ये हुआ कि टेस्ट बदला, पहले कॉमिक्स पढ़ता था, ठीक है, नॉवेल्स मैंने कभी नहीं पढ़े, कभी भी, पहले भी और आज भी। आज कुछ स्टैंडर्ड नॉवल कभी कभी पढ़ लेता हूँ, कहानियां पढ़ लेता हूँ, लेकिन एक टेस्ट है मेरा बुक को पढ़ने का, और वो टेस्ट जो है वो ज्यादातर जैसे अगर जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि दो तरीके का, मैं पोएट्री में इंटरेस्टेड नहीं हूँ बिल्कुल भी, पोएम वगैरह नहीं पढ़ता हूँ, ना मुझे समझ में भी नहीं आती है वो। मैं सिर्फ जो है जिसको हम लोग टेक्स्ट बोलते हैं, या जिसको क्या लोग बोलते हैं हम प्रोज सेक्शन, वो पढ़ता हूँ। उसमें भी नॉन फिक्शन, मतलब रियलिटी, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, कोई रियल इंसिडेंट है, तो वो सोशल इश्यूज को लेकर है, या कुछ और इस तरह की किताबें हैं इनको लेकर। और खास तौर से क्योंकि अब तो मैं टीचर हो गया हूँ, तो एजुकेशन से रिलेटेड तो अगर कोई भी बुक मुझे मिली कहीं की भी, वो मैंने पढ़ रहा हूँ, अभी भी पढ़ रहा हूँ। अभी भी इन दिनों में भी मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, जॉन होल्ट की, हाउ स्कूल फेल। बहुत बढ़िया किताब है जॉन होल्ट की, और उम्मीद है कि एक आध दिन में उसे खत्म कर लूंगा।
और उसके बाद जो फिर ये फेसबुक वगैरह पर डालने का सिस्टम हुआ, ये मैं इसलिए डाल देता हूँ फिर मेरे जैसे बहुत सारे रीडर्स होते हैं जिनको मेरी तरह शौक है, तो उनको थोड़ा मदद मिल जाती है, क्योंकि मैं लास्ट में उसको क्रिटिसाइज भी करता हूँ बुक को, तो पढ़ी जाए या ना पढ़ी जाए, क्योंकि हर किताब अच्छी नहीं होती। हर किताब का कभी कभी हम लोग कवर देख के पता कर लेते हैं कि किताब अच्छी होगी, लेकिन पता चला अंदर जाके उसको जैसा मिला, तो उसको डालता हूँ कि जिससे उनको मदद मिल जाए। और इससे एक फायदा और मिलता है कि जैसे मैं अगर रिकमेंड करता हूँ बुक, तभी कमेंट में कोई और मेरे जान पहचान वाले कहते हैं कि सर ये किताब पढ़ो जी सर, तो एक नई किताब मुझको जो है वहाँ पर सडनली मिल जाती है। जैसे अब सादे तुम ही मुझसे कह दोगे सर मैंने ये किताब पढ़ी, ये शेयर की मेरे साथ, सर ये किताब पढ़ी, तो ऐसे एक किताबों का संसार है, उसमें जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। टेस्ट अलग अलग होते हैं सबके। देखो स्टार्टिंग में मैंने रॉबिन शर्मा और चेतन भगत की किताबें भी पढ़ी जी। शौक शुरुआत हुई थी ऑनलाइन शॉपिंग की। मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे ये भी बता दूं कि मुझको एडिक्शन है ऑनलाइन शॉपिंग का। इंटरनेट एडिक्शन तो है ही है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग का भी एडिक्शन है। जितनी किताबें तुम पीछे दिख रही हैं सारी ऑनलाइन चल रही है, ये तो एक लाइन दिख रही है तुमको, ऐसी और है कहीं। तो फायदा ये होता है कि, और एक बात और है कि मैं हार्ड कॉपी लिख के पढ़ता हूँ। मैं ये भी तुम लोगों को यहाँ बताना चाहूंगा, मेरे स्टूडेंट्स को, कि मैं कभी भी सॉफ्ट कॉपी नहीं पढ़ता हूँ। हालांकि मैं टेक्नोलॉजी को बहुत यूज करता हूँ, टेक्नोलॉजी एज ए टीचर टेक्नोलॉजी पढ़ा भी रहा हूँ लंबे समय से, लेकिन बुक्स को मैंने हमेशा हार्ड कॉपी पढ़ा। रीजन ये है कि हार्ड कॉपी का मजा ही अलग है, हाथ में बुक को लेके पढ़ने का। ठीक है, अगर मान लो मैं सॉफ्ट कॉपी पढ़ रहा तो आज मुझे किताबें देख नहीं रहे मेरे पीछे। मेरा अपना एक पर्सनल कलेक्शन है जिसको मैं अपना मेंटेन करता हूँ, किताबें परचेज करता हूँ। और टेस्ट चेंज होते हैं। चेतन भगत पढ़ा, एक दो किताबें अच्छी लगी, रॉबिन शर्मा को पढ़ा, उस तरीके के कई राइटर्स पढ़े, लेकिन अब उन सबको नहीं पढ़ता क्योंकि वो मुझे ज्यादा अब बढ़िया नहीं लगती। मैच्योरिटी भी है उस टाइम में, भाई नेचुरल है कि आप 25 साल की उम्र में जो लिटरेचर पढ़ रहे होंगे वो 35 साल 45 साल की एज में तो नहीं पढ़ेंगे ना जी सर जी। तो वो एज का भी इफेक्ट होता है, और चूंकि मैं टीचर हूँ तो मुझको वो छोटे इश्यूज भी रखने हैं। और पढ़िए, किताबें पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। अभी आप लोग स्टूडेंट लाइफ में हैं तो हो सकता है कि आप लोग ये कहें कि सर हमको टाइम नहीं मिल पाता। मैं मानता हूँ कि आपको टाइम नहीं मिलेगा, आप में और मुझ में यही फर्क है। देखो मैं स्टेबल हो चुका हूँ, है ना, मैं सस्टेन कर चुका हूँ। आप लोग अभी कंपटीशन में हो, आप लोगों को अपना फ्यूचर देखना है, ठीक। लेकिन फिर भी मैं इतनी जरूर सलाह दूंगा कि जो अच्छी बुक्स हैं, और अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम 2 महीने में एक किताब पढ़ो, तो पतली बुक पढ़ लो, जरूरी नहीं है बहुत मोटी किताब पढ़ो, लेकिन इसको जिंदा रखो। ये एक ऐसा शौक है कि जो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के चक्कर में क्या होगा, खत्म होता जाए। हम लोग हार्ड कॉपी का कलेक्शन और हार्ड कॉपी को पढ़ना, ये सब जो है हम लोग शायद धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। मुझको लगता है कि अगर मैं टीचर हूँ तो टीचर से पहले स्टूडेंट हूँ, और अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझको पढ़ना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि जितना हम पढ़ेंगे उतना हमको हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है। इवन सबसे अच्छा खासतौर से इससे प्लेटफॉर्म के, हाँ, यहाँ से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अपने स्टूडेंट को ये अपील भी करूंगा और ये रिकमेंडेशन भी दूंगा कि किताबें जरूर पढ़ो, क्योंकि इनसे एक थोड़े से छुपे हुए भी हमारे फायदे हैं। और वो छुपे हुए फायदे क्या है? किताब की जो स्टोरी है वो तो है, वो आपको एंटरटेन कर रही है, ठीक है, हाँ, आपको एक जहानी खुराक मिल रही है, आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किताब को लिखा कैसे गया है, किताब में वर्ड, सिनोनिम, उसका सेंटेंस फॉर्मेशन, चाहे वो हिंदी की हो चाहे वो इंग्लिश की हो, ठीक है, ये भी तो हमको इनडायरेक्टली मिलता है जी। आपको किताबें पढ़नी है और उनसे ये भी सीखना है। सादिन कहाँ पर कुछ रुका? किताबों में सिर्फ आप स्टोरी नहीं देखते हैं, स्टोरी तो है ही है जो भी है उसकी, वो एक अपना उनका प्लॉट कंस्ट्रक्शन है, वो अपनी चीजें हैं, सब कुछ है। लेकिन आप ये देखिएगा कि वो कितने अच्छे वर्ड्स को यूज करते हैं, व्हिच मींस तुम्हारी ग्रामर, वो भी तुम्हारी डेवलप होगी, तुम्हारे सिनोनिम्स लिखने के तरीके, और वो लोग कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं। तो इनडायरेक्टली आपको बोलने की और लिखने की कैपेसिटी, एक ही सेंटेंस को कितने डिफरेंट तरीके से हम लोग, तो इनकी किताबें इतनी खूबसूरत हैं, सारी किताबों का जो वर्ड है ना इनका बुक का, ये इतना बेहतरीन है कि बस क्या कहने। जिसको ये शौक चढ़ गया, मैं तो कहता हूँ सबको शौक चढ़ना चाहिए। और क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, तो टीचर की पहचान क्या है? टीचर की पहचान उसका कलम है, टीचर की पहचान उसकी किताबें। ठीक है, मैंने किताबें लिखी नहीं है, लेकिन कम से कम मेरे घर कोई आएगा, तो अगर उसको कैसे पता चलेगा टीचर का? कोई और तो चीज है नहीं।
तो किताबें देखेगा तो किताबें होनी चाहिए ना ऐसे टीचर मेरे पास, कि मैं पढ़ता भी हूँ, क्योंकि पढ़ाता हूँ तो पढ़ने से पहले तो पढ़ना पड़ेगा ना। जी सर। तो मुझे लगता है कि एक बहुत आपके घर की जो खूबसूरती है जी वो सर। किताबें बढ़ाती है। मतलब जी। एक घर में एक छोटी मोटी लाइब्रेरी आपके जरूर होनी चाहिए, जी। और अच्छी किताबें रखिएगा। हालांकि अच्छी बुरी किताबें कुछ नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी वो जो आपको कुछ ना कुछ मोरल देके जाती हूँ, कुछ ना कुछ सीख देके जाती हूँ, तो वो किताबें पढ़िएगा। लेकिन भाई किताबें पढ़िए। जी सर। फिर बोल रहा हूँ 2 महीने में 3 महीने में अगर एक ही किताब पढ़ पाते हो तो पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। कम से कम जो हो रहा है आसपास हमारे वो तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, कोई भी सोशल प्रॉब्लम है, किताबें हमारी सोशल प्रॉब्लम बखूबी हमारे सामने रखती हैं। और मैं अगर टीचर हूँ तो सीधी सी बात है, लोग कहते हैं कि साहब हमको ऐसे सोशल इश्यूज या ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज डिस्कस नहीं करना चाहिए। मैं एक बात यहाँ आप लोगों से बोल दूं कि ठीक है, हमको क्लास में एज ए टीचर कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं शेयर करना चाहिए, क्योंकि क्लास क्लास है ना, वो कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर हम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पॉलिटिकली न्यूट्रल हो, ऐसा नहीं है। आपको सही, मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा क्या करना है, लेकिन जो करना है बहुत सोच समझ के करना है। हर सोशल प्रॉब्लम जो है उसको डिस्कस कीजिएगा। हो सकता है ये प्रॉब्लम आज मेरी हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि 2 दिन के बाद ये आपकी भी हो जाए, या ये भी हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आज आपकी हो और 2 दिन के बाद ये मेरी भी हो जाए। अल्टीमेटली हम हैं तो सोसाइटी का हिस्सा। अगर मैं अच्छे स्कूल तैयार कर रहा हूँ, अगर मैं अच्छे स्टूडेंट तैयार कर रहा हूँ, तो किसके लिए तैयार कर रहा हूँ? मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि जो मेरी नेक्स्ट जनरेशन होगी उसी के लिए मैं अच्छे टीचर तैयार। मैं मतलब इसमें बिल्कुल पर्सनल हो जा रहा हूँ, अगर जिसको हम लोग बोलते हैं कि मतलब ही हो जा रहा हूँ। तो अगर मैं मतलब ही भी हो रहा हूँ ना एज ए टीचर, तब भी उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए अच्छे टीचर तैयार करता हूँ, तो क्या बुरा है? कि मेरा बच्चा थोड़ी पढ़ेगा, दूसरों के बच्चे भी तो पढ़ेंगे। तो इस वजह से जो भी काम हम करें बढ़िया से करें। ये किताबें हमको बहुत सिखाती हैं, और बहुत ही खूबसूरत दुनिया है इनकी, जहाँ कोई लाग लपेट नहीं है, जहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं है, जहाँ कहीं कोई छुआछूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं। किताबें कोई भेदभाव नहीं करती, कुछ नहीं करती। और पढ़िएगा और एंजॉय कीजिए। देखिए इतना बढ़िया लोगों ने लिखा है, क्या बढ़िया सोचते हैं लोग। पढ़ना ही चाहिए, आप जरूर पढ़िएगा, और हार्ड कॉपी में पढ़िएगा। जी सर। सॉफ्ट कॉपी में कुछ नहीं पढ़ पाओगे। ये तुम्हारे मोबाइल में हो सकता है कि आज की डेट में 1000 किताबें हो, आज की डेट में 500 किताबें हो। जरा ईमानदारी से सोचो, एक किताब कौन सी हमने पूरी पढ़ी है सॉफ्ट कॉपी में? नहीं हो पाता है। ये जितनी किताबें तुम मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये सब सॉफ्ट कॉपी मुझे फ्री में मिल जाएंगी, सारी की सारी। जी सर। लेकिन मुझे पता है कि मैं सॉफ्ट कॉपी में एक नहीं पढ़ पाऊंगा। जी सर। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का हूँ जरूर, टेक्नोलॉजी में विश्वास जरूर करता हूँ, लेकिन इस मामले में कहूंगा कि हार्ड कॉपी। जी सर। दिमाग में छप जाए। जी सर। जी सर। सर चंद किताबें जो सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को या हमारे व्यूअर्स को, कुछ जो आपकी खास? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो, एक सबसे पहली किताब जो है, मैं कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक किताब नहीं बोलूंगा, एज ए जनरल बोलूंगा। एक किताब है वामा शिक्षक। हालांकि वामा शिक्षक इस लेवल पर तो नहीं, लेकिन इसके अलावा एक तो चांद नाम की किताब है, तो चांद। ठीक, इसको तुम उस पर ढूंढोगे अमेजन पे, तुमको मिल जाए। बहुत बेहतरीन किताब है तो चांद। इसके बाद एक बुक और है भीष्म सानी की पहला शिक्षक, बहुत बेहतरीन किताब है ये। इसके अलावा अभिजीत पाठक की 10 लेक्चर्स ऑन एजुकेशन, इसको तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ और हर जगह बोलता हूँ, 10 लेक्चर्स ऑन एजुकेशन बाई अभिजीत पाठक। ये जेएनयू की सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं और इन्होंने एजुकेशन को लेकर बहुत किताबें लिखी हैं। ये किताब पढ़ो, माइंड ब्लोइंग किताब है, बिल्कुल एकदम बेहतरीन किताब। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग हिंदी में, ये सब हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक। और इसके अलावा आप कृष्ण कुमार जो है उनकी किताबें पढ़ सकते हैं, बहुत बेहतरीन। और अगर तुम लोग स्टार्टिंग में अपना इंटरेस्ट ही क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है, तो फिर मैं बोलूंगा कि तुम लोग जाओ फिर जो गीजू भाई, मैं एजुकेशन की किताबें बता रहा हूँ, गिरजा शंकर भगवान जी बाघेला, गीजू भाई की जितनी भी किताबें हैं सब पढ़ सकते हैं। गीजू भाई की एक किताब जो है वो बहुत ही फेमस किताब है उनकी, दिवा स्वप्न। ठीक है, क्योंकि वो गुजराती में है, गुजराती से कन्वर्ट थी। दिवा स्वप्न वो पढ़ सकते हो तुम लोग। और अभी एक बहुत अब तो हालांकि थोड़ा पुरानी हो गई है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की जो एग्जाम वॉरियर्स बुक, कभी कभी शायद तुम लोगों ने सुना हो उसके बारे में। अब तो कई साल हो गए शायद। जी सर। अब तो बहुत सस्ती भी हो गई है। जी सर। और हालांकि वो बच्चों के लिए लिखी गई है, जो बच्चे हाई स्कूल इंटर के एग्जाम में अपियर हो रहे हैं। लेकिन मैं तुम लोगों से कहूंगा कि किसी भी लेवल का आदमी उनको पढ़ सकता है, टीचर पढ़ सकता है, तुम लोगों को पढ़ना चाहिए। उसमें भी कुछ बहुत अच्छी बातें उन्होंने लिखी हैं एग्जाम वॉरियर्स।
और ये सारी किताबें हैं। अभिजीत पाठक की आप पढ़ सकते हैं, कृष्ण कुमार की आप सारी किताबें पढ़ सकते हैं, सारी की सारी बेहतरीन किताबें। तो ये सारी जॉन हॉल्ट की बुक है, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर सोशियोलॉजिकल से जा सकते हो तो मैं तुमको रिकमेंड करूंगा कुछ कंट्रोवर्शियल बुक, वो भी करूंगा यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म पे। तस्लीमा नसरीन की किताबें पढ़ो, ऑनलाइन अवेलेबल है। नो कंट्री फॉर वुमेन, नो कंट्री फॉर वुमेन तो जितने कम से कम जितने बॉयज हैं, जितने मेल्स हैं यहाँ पर, उन सबको तो जरूर पढ़नी चाहिए, फीमेल्स पढ़ें या ना पढ़ें। लेकिन वैसे तो फीमेल्स को भी पढ़नी चाहिए, लेकिन मेल्स को तो जरूर पढ़नी चाहिए। एहसास कराती है वो बुक, वो बुक एहसास कराती है कि हम अपने घर में अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी पत्नी के साथ किस तरीके से इनडायरेक्टली उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। नो कंट्री फॉर वुमेन हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी। ठीक है, एकदम मतलब दिमाग हिला देती है। तो ये कुछ कंट्रोवर्शियल इसलिए है ना कि कुछ लोगों को पसंद नहीं है। ठीक है, लेकिन अब वो बैन नहीं है, पहले थी बैन, लेकिन पढ़ो उसको, वो बेहतरीन किताब है। वो बताती है आपको कि कहाँ कहाँ आप लोग जो है मतलब चीजों को सीख सकते हैं, किस तरीके से सीख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी पुस्तक हैं। और बाकी अगर ज्यादा किताबें आप लोगों को और चाहिए तो मेरी फेसबुक वॉल पे तुम लोग देख सकते हो, उसमें हर किताब मैं डालता हूँ। कुछ किताब जो मुझको लगती है कि बहुत ज्यादा वर्दी नहीं है, उसको मैं नहीं भी डालता। वहां से जो किताबें हैं, और ज्यादातर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो मोस्टली मैंने वही किताबें रीड की हैं जो थोड़ा सा भी सोशल प्रॉब्लम्स को जो है मतलब थोड़ा सा एड्रेस करती हैं, या हमारे एजुकेशनल इश्यूज को एड्रेस करती हैं। तो ये किताबें जो हैं आप वहां से भी ले सकते हो। तो ये किताबें आप लोग पढ़ो, लेकिन कहीं से भी शुरुआत करो, किसी भी मतलब किताबें एक नई नजरिया देती हैं, बच्चे के सोच को उभाल करती हैं। सर मेरा सवाल ये है कि सर आप एक निचले कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो वो बच्चे जो नाउमीद हो गए हैं कि अपने स्ट्रगल से, अपने परेशानियां से, तकलीफ से, तो उन बच्चों को आपका ये सफर से क्या लेसन्स देंगे या क्या उम्मीद की कामना करेंगे और उनको क्या हौफ देना चाहेंगे सर आप? देखो, इसमें सदैव ऐसा है कि जैसे अभी तुमने कहा कि निचली कास्ट, ये स्ट्रेटिफिकेशन जो है एग्जिस्ट तो कर रहा है, इसमें तो कोई डर नहीं, सोशली एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, लोग SC ST OBC माइनॉरिटीज, इवन फीमेल, ये सारे अनएडवांटेजेस लोग हैं। और ठीक है, हो सकता है पढ़े लिखे होने के नाते हम लोग वो टर्मिनोलॉजी यूज ना करते हो, लेकिन सब जानते हैं कि सोसाइटी में क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है, उनका क्या आइडियोलॉजी है। तो ये तो है कि ये लोग मतलब जिसको बोलेंगे अंडर एडवांटेजेस है, अनप्रिविलेज्ड क्लास है, और कर रहे हैं स्ट्रगल ये लोग। पॉलिटिकल उठापटक चलती रहती है, सोशियोलॉजिकल उठापटक चलती रहती है। लेकिन हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये जरूर है, खास तौर से भारतीयों के साथ। इस बात को मैंने बहुत, तुम लोग कह सकते हो ब्लंटली, बोल्डली, कुछ भी, शेमलेसली, कि हम भारतीयों के पास जो है ना एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। हमारे नेचुरल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। जी सर, 23 पेयर्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम। इंडियन के पास एक 47 भी होता है, 46वां क्रोमोसोम, और वो होता है आपकी कास्ट। ठीक, आप किस कास्ट में पैदा हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके दिमाग में, आपकी आत्मा में और आपकी पर्सनैलिटी में वो क्रोमोसोम इन्फ्यूज किया जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन होता है। 24 घंटे में उस क्रोमोसोम का असर होना है आपके पास। एक बार तो जरूरी होगा, बच्चा पैदा हुआ और आपने उसको जो है ये सब चीजें उसके दिमाग में डाल दी। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पूरी एक जनरेशन जो है वो प्रिपेयर हो गई है। जैसे मैं अब इस प्लेटफॉर्म पे जब आप बात आई गई है तो हम लोग रिजर्वेशन की बात करते हैं, एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट की बात करते हैं, तो पूरी एक जनरेशन खड़ी की गई है इस नाम पर कि रिजर्वेशन जो है वो आपके अधिकारों को, आपकी अपॉर्चुनिटीज को जो है खत्म कर देता है। पूरी एक जनरेशन इसी नोशन के साथ पली बढ़ी है, जबकि ये गलत है। कहीं से भी कोई डाटा अगर किसी को लगता है कि वो प्रूव कर सकता है तो वो कर दे, लेकिन नहीं करेगा। लेकिन खैर, मैं इस ज्यादा डिसीजन में आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें लोग मुझसे मतलब एग्री होंगे भी, नहीं भी एग्री होंगे, अलग अलग एग्री होती है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप आगे आएंगे तो बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर। जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। हाँ, इतना जरूर है कि प्रिविलेज और अनप्रिविलेज का जो है वो फर्क जरूर रहता है कि जो प्रिविलेज हैं उनको वो रिसोर्सेज मिलते हैं, उनको वो पैट्रोनेज मिलता है, उनको वो चीजें मिलती हैं जो अनप्रिविलेज हैं उनके पास नहीं। लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो आ जाएंगे। मैं एक छोटे से शहर से उठा, सेकंड जनरेशन लर्नर हूँ, क्योंकि मेरे फादर पढ़े लिखे हैं, जॉब में थे, तो इसलिए मैं सेकंड जनरेशन लर्नर।
तो जो उन्होंने कमाया, जो उनके पास अपनी सोशल वेल्थ थी, वो नेचुरली मुझको हेरिटेज में मिली। ठीक, जो सोशल वेल्थ मेरे पास है वो नेचुरली मेरी जो अगली जनरेशन होगी उसको मिलेगी। तो ये सोशल वेल्थ तो ऐसे हम लोग की आगे बढ़ती रहती है, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि हम चीजों को इस तरीके से बनाएं, इस तरीके से करें कि किसी तरीके का भेद ना रखें, किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना रखें। जो अच्छा है वो अच्छा है और जो खराब है वो खराब है। ठीक, ऐसा कोई भी कहीं पर साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि कोई इस पर्टिकुलर कास्ट में है, इस पर्टिकुलर रिलीजन में है या इस पर्टिकुलर जगह का है तो उसके साथ ऐसा हो, कुछ नहीं होगा ऐसा। ठीक है, कई ऐसे मौके आते हैं जो बहुत लंबी चौड़ी बहस होती हैं। मेरे फेसबुक पोस्ट पर भी आप लोग देख सकते हैं, लोग बहुत लंबी चौड़ी बहस करते हैं, मैं भी नहीं छोड़ता हूँ, फिर आखिर तक लड़ता हूँ। और इसे इसलिए लड़ रहा हूँ कि वो विचारधारा जो एक है उसको खत्म किया जा सके। हम सब बराबर हैं, जो मेहनत करेगा वो आगे निकलेगा। मेरी भी यही लड़ाई है, मेरे जैसे लोगों की लड़ाई है कि जो जिस लायक हो, जो जिसके अंदर जो काबिलियत हो उसको वो दे दिया जाए, बिना उसकी कोई बैकग्राउंड, बिना ये देखे ये कहाँ का है, ये कहाँ का है, ये कहाँ का है। ठीक है, सीधी सी बात है कि मुझको उर्दू नहीं आती थी तभी मेरा सिलेक्शन हुआ उर्दू में, तो नेचुरली है कि कुछ देख के किया हुआ उन लोगों ने। हाँ, मैं तो जानता भी नहीं हूँ यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ नहीं, तो उन्होंने कुछ देख के किया होगा। अब जब उन्होंने मुझको मौका दिया है तो आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। तब मुझको भी तो वहाँ पे अपने आप को प्रूव करना होगा कि जिससे कि उनको लगे कि भाई जिसका सिलेक्शन हमने किया है ये काबिल आदमी है या ये अपनी काबिलियत यहाँ पर दिखाएगा। सीखा मैंने, उर्दू सीखी मैंने। ठीक है, 31 साल की उम्र में, 32-33 साल की उम्र में मैंने उर्दू सीखी। ये सीखने की नहीं होती है लैंग्वेज को, लेकिन सीखी उस समय पर। इस वजह से सीखी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे स्टूडेंट्स को ये ना लगे कि सर को आता नहीं है, सर को समझ में नहीं आता है। किया स्टूडेंट्स के लिए किया, अपने डेवलपमेंट के लिए किया, मुझे भी फायदा हुआ उससे। और हालांकि मुझको इस बात की खुशी है, स्टूडेंट्स मुझको इस बात का फीडबैक देते हैं कि वो सब समझ में आता था, उर्दू में मैं पढ़ाता था वहाँ पर अपनी क्लास में। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कर नहीं सकते, हम टैग ना लगाएं, ना किसी की काबिलियत का टैग, ना किसी की नाकाबिलियत का। अगर टैग लगेगा तो उसकी मेहनत का लगेगा कि ये मेहनती है और ये मेहनती नहीं है। तो अगर ये विचारधारा हम कर पाए तो शायद जो भी मुल्क में इतनी बड़ी दिक्कतें हो रही हैं आज के डेट में, शायद हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज जो है वो पुरानी जो एक आइडियोलॉजी चली आ रही है चलेगी, वो चला रहे हैं लोग, बहुत से लोग उसको चला रहे हैं, आज भी चला रहे हैं, बहुत से लोग उसके बिलीवर हैं आज भी। तो होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अपना स्ट्रगल है, मेरा अपना स्ट्रगल है, मैं जहाँ रहूंगा। हाँ, इतना जरूर है कि अगर मैं नाकाबिल हूँ तो आप मुझको बिल्कुल मेरे सामने बोलिए, मेरे मुंह पर बोलिए। काबिलियत मेरे मुंह में मत बोलना, लेकिन मेरी नाकाबिलियत मेरे मुंह पर बोलना, जिससे कि मैं उसको इम्प्रूव करूँ। तो मैं चाहूंगा कि अगर ऐसा कुछ है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जितने भी स्टूडेंट जिनको लगता है कि अनप्रिविलेज क्लास से हैं, या जिनको ऐसा लगता है कि भाई मेरे पास ही रिसोर्सेज नहीं है या वो नहीं है, तो वो एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो एग्जाम्पल ले सकते हैं मेरा, या मुझसे भी ऐसे और लोगों का जिनके मुझसे भी ज्यादा बड़े स्ट्रगल। मेरे पास कुछ चीजें थी, लेकिन मेरे से भी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास वो भी नहीं था जो मेरे पास, लेकिन उन्होंने अपने आप को सस्टेन किया, अपने आप को प्रूव किया। तो ऐसे लोगों के एग्जाम्पल हैं। तो ऐसे जो भी मेरे स्टूडेंट हैं जिनको ये लगता है कि हमारे पास वो नहीं है, तो मैं यही बोलूंगा फ्रेंड्स कि तुम लोग उस चीज को देखो जो तुम्हारे पास है, उसी पर फोकस करो। और तुम्हारे पास है तुम्हारी मेहनत, ये तो तुमसे कोई नहीं छीन सकता ना। करो मेहनत, मचा दो धूम, मचा सकते हो तो धूम, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कौन हमको रोकने वाला है। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, हम लड़ेंगे, फिर लड़ेंगे, दोबारा लड़ेंगे, तीसरी बार लड़ेंगे। एक बार में नहीं मिलेगी सफलता, तीसरी चौथी बार मिलेगी, लेकिन मिलेगी। इसलिए सबको तुम लोगों को मैं एक ही मैसेज दूंगा, इन सब चीजों से ऊपर उठ के बढ़िया से मेहनत करो। और जो तुम लोग के सब टीचर बनने जा रहे हो, मैं तो यही मान के चलूंगा, तो इस प्रोफेशन को और आगे लेके जाओ और बढ़िया। जो लोगों के मन में है टीचिंग को लेकर ना, वो सब हम लोग की मेहनत और मशक्कत से सर आगे निकला जा सकता है। सर, आप हमेशा क्लास में ट्रू टीचर का कॉन्सेप्ट जिक्र करते थे कि आप शिक्षक एक गुड टीचर नहीं होता है, ट्रू टीचर होता है। तो ये ट्रू टीचर का कॉन्सेप्ट आपके जहन में कैसे आया सर? इसके बारे में आप बताइए। ट्रू टीचर का कंसेप्ट, दरअसल देखो, कोई भी कंसेप्ट जो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ क्लास में, वो कहीं ना कहीं जो मैं रीडिंग्स करता हूँ, जो किताबें पढ़ता हूँ, वो वहां से आता है। और श्योरली मैं ये भी नहीं बोल सकता कि वो कंसेप्ट मैंने उसी किताब से लिया हुआ है, एक ही जगह से लिया है या एक ही जगह से समझा है। बहुत सारी किताबों का कभी कभी कंबाइंड इफेक्ट होता है। तो ट्रू टीचर का भी वो इफेक्ट जो है ना, मैंने सच्चा शिक्षक पहला शिक्षक नाम की जो एक किताब थी, मैंने वो पढ़ा था, और एक तो चांद नाम की जो किताब जो मैंने अभी जिक्र किया आप लोगों से, तो वहां मैंने ये देखा कि एक उस बुक में जो एक स्टोरी थी वो ये थी कि उस गांव में जो है वो लड़की को पढ़ाता है, लड़की को पढ़ाना उसमें अलाउ नहीं था उस दौरान में।
वो फिर भी पढ़ाता है, उसके माँ बाप को भरोसा है। और पढ़ाते 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 एक टाइम, क्योंकि वो प्राइमरी स्कूल है गाँव का, और तो वो प्राइमरी का टीचर है वहाँ पर, तो उसने पढ़ाया। बाद में वो लड़की शहर चली जाती है, और शहर जाने के बाद जो है वो वहाँ बन जाती है यूनिवर्सिटी में टीचर। एक दिन उसको उसके गाँव से ही बुलावा आता है, जिस गाँव की वो रहने वाली है, मतलब जहाँ से वो निकल के गई है वहीं से बुलावा आता है कि आप, हम कोई फंक्शन था, उसको बुलाया जाता है एज ए चीफ गेस्ट उस लड़की को, जो कि वहाँ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गई। उसको मेमोरी में आता है कि मेरे एक टीचर थे जिन्होंने दुनिया जहां से लड़के मुझको पढ़ाया, और यहाँ तक उन्होंने मेरे माँ बाप को कहा और मुझको छोड़कर गए थे शहर से। और यूं छोड़ के गए थे क्योंकि उन्होंने कहा कि अब मैं तुमको पढ़ा चुका हूँ, अब तुम यहाँ पे। तो जिस आदमी ने मेरे लिए स्ट्रगल किया, जिस टीचर ने मेरे लिए स्ट्रगल किया, ये मेरी ड्यूटी है कि आज मैं अपने गाँव वापस जा रही हूँ, तो मैं उनको ढूंढूं कहाँ पर है। तो वो गाँव में जाती है वहां पर, तो वो अपने जो ऑर्गेनाइजर थे उनसे कहती है कि जब वो स्कूल मीन टाइम में जो है बंद हो चुका होता है, तो वो कहती है कि मेरे जो टीचर थे, और वो टीचर भी क्या थे, वो वार्ड से वापस आए हुए थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो पार्ट टाइम जॉब उन्होंने स्कूल में किया था। उस टाइम में वो टीचर जो है पोस्टमैन बन जाता था, मतलब स्कूल बंद हो गया तो वो पोस्टमैन बन गया उसी गाँव में। अब वो टीचर कहती है, अपने टीचर के बारे में पता करती है वो लेडी जो प्रोफेसर हो चुकी है, कि मेरे टीचर कहाँ है, तो पता चलता है कि वो पोस्टमैन का काम करते हैं। तो कहती है मैं उनसे मिल के जाऊँ। तो उसी प्रोग्राम के दौरान उसको पता चलता है कि वो उसके टीचर, कोई डाक वहां आई थी, डाक आई दी और देने के बाद चले गए, वो रुके भी नहीं वहां पर। लेकिन उनसे कहा गया कि आपकी स्टूडेंट वहां आई हुई, वो नहीं रुके। उस लेडी ने भी कहा कि मेरी भी हिम्मत नहीं तो रुकने। तो वो कहती है कि वो मेरे पहले शिक्षक थे जो ट्रू टीचर है, मतलब जब वो टीचर थे तब भी उन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया। आज मैं यहाँ तक आई, और आज जब वो पोस्टमैन हो गए हैं तो इस काम को भी ईमानदारी से कर रहे हैं। उनके लिए डाक का पहुंचाना ज्यादा जरूरी है, बस बनस्पत के वो कहीं मीटिंग में बात करें या कुछ करें, बहुत अच्छे से निपटा रहे हैं वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस काम को करें वो करें, तो ये उन्होंने वहां किया। तो वो उस किताब को पढ़ के मुझे बहुत बेहतर लगा कि ये ट्रू टीचर का काम जो है वो क्या है, गुडनेस। गुड टीचर का जो कंसेप्ट हम लेके चलते हैं किताबों में वही है, वही हमको पढ़ाया भी गया है, इसको भी वही पढ़ाया गया है। लेकिन हम मुझको लगता है कि गुडनेस के जो पैरामीटर्स हैं ना वो अलग अलग, स्टूडेंट्स के लिए गुडनेस के पैरामीटर्स अलग अलग। हो सकता है कि मैं उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा हूँ जिनको मैं अटेंडेंस दे देता हूँ, क्लास में नहीं भी आते हैं मैं अटेंडेंस दे देता हूँ, क्योंकि अटेंडेंस के ऊपर बड़ा जोर दिया जाता है, 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि मैं उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा हूँ जो मुझको दुआ सलाम करते हो, या मैं जिनको मार्क्स अच्छे दे देता हूँ, ठीक। तो गुडनेस के पैरामीटर्स अलग अलग। हो सकता है कि स्टूडेंट्स को वो टीचर खराब लगता हो जो उनकी गलतियों, जो कहता होगा दे देता है ऐसे ही, जो या उनके साथ जो है वो टाइम पास करता है ऐसे ही, तो उस समय पर तो वो टीचर कर देंगे कि साहब ये बड़े अच्छे टीचर। और वो जो दूसरा टीचर जो डांट रहा है कि नहीं तुमको मेहनत करना चाहिए, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, या तुमको वैसा नहीं करना चाहिए, है ना, तो वो टीचर उस समय पर खराब हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगेगा कि ये तो हमें डांट देते हैं, टोक देते हैं। तो सवाल ये है कि वक्त के साथ जो गुडनेस होती है ना वो भी बदल जाती है। एक ही टाइम में अभी आपको हो सकता है मैं अच्छा लग रहा हूँ, अभी अगले पल अगर मैं डांट दूं तो बुरा लग रहा हूँ। तो मुझको लगता है कि गुडनेस जो है ना वो अलग है। एक चीज जो कभी अच्छी थी वही आज चीज क्या हो गई, बुरी हो गई, खराब हो गई। अभी तक आपको मीठा अच्छा लग रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था, अभी आप डायबिटिक हो गए, वही मीठा क्या हो गया, आप जहर हो गए। अगर मैं कहूंगा कि ट्रू टीचर, तो ट्रू टीचर में सब कुछ आ गया, वहां फिर आपको कुछ कहने की जरूरत है। ट्रू मीन्स ट्रू। मुझको अगर डांट, मुझे लगेगा कि ये सादिन ने गलती करी है, अगर डांटना जरूरी है तो मैं डांटूंगा, ठीक है। मुझको लगेगा कि अगर इस समय पर अप्रिशिएट करने की जरूरत है, मैं अप्रिशिएट भी करूंगा, ना भी करूँ। तुमको यही लगेगा कि सर अप्रिशिएट तो कभी नहीं करते हैं, लेकिन डांट से जरूर रहे हैं, उसके पीछे भी ट्रूनेस ही है। मैं नहीं चाहता कि मैं तुमको गिरिडी बना, ये भी मेरा मुझको लगता है कि एक ऐसे स्टूडेंट्स के साथ है, सिर्फ टीचर के साथ नहीं। जैसे ट्रू टीचर होते हैं, एक ट्रू टीचर को ट्रू बनाने में ट्रू स्टूडेंट ही तो काम आएगा, और कौन काम आएगा। तो जैसे ट्रू स्टूडेंट्स होंगे वैसे ही ट्रू टीचर होंगे, आपस में इंटरचेंज करें, दोनों एक दूसरे को बनाते हैं। ट्रू टीचर ट्रू स्टूडेंट बनाएगा और ट्रू स्टूडेंट
तो टीचर को मेंटेन करेंगे, जी अलग नहीं है। तो मुझे लगता है कि ट्रूनेस जो है वो ज्यादा, पता नहीं भाई मेरी बात से लोग सहमत हो या ना हो, लेकिन मुझको तो यही लगता है, हालांकि किताबों में तो गुडनेस का कंसेप्ट है, तो ठीक है। सर आप अपने कुछ ट्रू टीचर्स को याद करेंगे जिसकी आपने जीवन में परिवर्तन किया, कुछ ऐसे शिक्षक जो मैसेज पहुंचाना चाहेंगे उन तक जो नहीं पहुंच पाए हैं, जो उस लड़की की तरह जो किताब में है, जो आप कहना चाहेंगे? हाँ, मेरे हालांकि देखो एक बड़ी अच्छी बात है टेक्नोलॉजी की, कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से, व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से, अभी लगभग 7-8 महीने पहले मेरे जो स्कूलिंग के टीचर थे वो सब अब चूंकि व्हाट्सएप पे आ गए हैं और व्हाट्सएप पे मिल गए, तो एक ग्रुप में उनसे जुड़ा हुआ हूँ। और हालांकि अब आके ये भी तुमको बता दूं कि अब थोड़ा बहुत सोचने समझने की ताकत मेरे अंदर भी आ गई है, तो अब आइडियोलॉजी थोड़ी चेंज हो गई। टीचर्स की आइडियोलॉजी अलग है, लेकिन है तो मेरे टीचर ही ना अल्टीमेटली। और एक मेरे अपने पीएचडी के टीचर सुपरवाइजर डॉक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, उनको मैं अपना स्पिरिचुअल फादर मानता हूँ, टीचर नहीं स्पिरिचुअल फादर मानता हूँ, ठीक है। और स्पिरिचुअल फादर इसलिए मानता हूँ कि उन्होंने, सर ने जो मेरे लिए कहा और जो मेरे बारे में सोचते थे वो वर्ड टू वर्ड होता। मैं कभी कभी बड़ा डिमोटिवेट हो जाता था, सिलेक्शन नहीं होता था। बीच में एक बार बहुत स्टोरियां हैं अलग अलग तरीके की, अगर सब सुनाऊंगा तुमको तो पूरा दिन चाहिए। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि बहुत मेरा मोस्ट अवेटेड इंटरव्यू था और उसमें बड़ी बेईमानी हुई मेरे साथ, और मेरा कॉल लेटर भी जो है वो गायब हो गया, मैं अपीयर भी नहीं हो पाया उसमें। तो मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था अंदर में। तो सर के पास जाता ही था पीएचडी के काम के लिए भी वैसे भी, तो सर कहते थे अरे रविकांत कोई बात नहीं और फिर हो जाएगा। तो मैं बाहर आके तो सर के सामने तो कुछ नहीं कर सकती ना, हाँ यार सर के पास तो जॉब है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरी जॉब की अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल गई। सर मुझको यही कंसोल करते रहते हैं, लेकिन सर मुझसे हमेशा कहा कहते थे रविकांत तुम इंतजार करो, तुम्हारे लिए कोई अच्छी जगह तैयार हो रही है। और तुम, एक शब्द मुझे आज भी याद है बहुत अच्छे से, इग्नू की क्लासेस हमारे यहाँ गवर्नमेंट जैसा पीजी कॉलेज में होती थी, और मेरे सर्विस जो के इंचार्ज थे, तो संडे टू संडे वहाँ क्लास होती, कुछ स्टूडेंट आया करते थे वहाँ पर, इग्नू की पहले जब चल रहा, तो उसमें मेरे सर क्लास भी मेरी लगाया करते थे, तो मैं क्लास भी लेता था उसमें। तो एक दिन ऐसे ही सर बैठे हुए थे मेरे साथ, डाइस पर ही बैठे हुए थे, मैंने क्लास ली अपनी। क्लास लेने के बाद जो है, मतलब क्लास जब हो गई तो सर ने जो है स्टूडेंट से पूछा, अरे भाई आपको इनकी बात समझ में आई या नहीं है? तो सर थोड़ा सा बड़े सीरियस झटके थे। तो मैं उस दिन ये समझ नहीं पाया कि सर ने कमेंट दिया है कि कॉम्प्लीमेंट दिया है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि सर मेरी मजाक उड़ा रहे थे या फिर कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो खैर, लेकिन बाद में सर मुझसे 1-2 दिन के बाद बोल रहे कि रविकांत तुम जो है यूनिवर्सिटी में जाना चाहेंगे, तुम यूनिवर्सिटी में जाओगे। तो फिर मैंने मन में सोचा कॉलेज की नौकरी तो मिल नहीं रही है, और सर जो है वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में जाओगे, ठीक है। लेकिन देखो ऐसा जरूर है कि उनके वर्ड जो है ना, उनका वर्ड, उनकी ब्लेसिंग्स कह लो या कुछ कह लो, वो अक्षरशः साबित हुई। और ये बड़ी अजीब सी बात है, और बड़े गर्व के साथ मैं ये बात बोलता भी हूँ कि मैं खुद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कभी नहीं था। अपनी स्टूडेंट लाइफ में मैंने कभी यूनिवर्सिटी नहीं देखी। मैं कॉलेजेस का स्टूडेंट हूँ, छोटे शहर का, छोटे कॉलेज का। टीचिंग को लेकर ना, वो सब हम लोग की जिम्मेदारी है। मेहनत और मशक्कत से सर आगे निकला जा सकता है। सर आप हमेशा क्लास में ट्रू टीचर का कॉन्सेप्ट जिक्र करते थे कि आप शिक्षक एक गुड टीचर नहीं होता है, ट्रू टीचर होता है। तो ये ट्रू टीचर का कॉन्सेप्ट आपके जहन में कैसे आया सर, इसके बारे में आप बताइए। ट्रू टीचर का कंसेप्ट, दरअसल देखो कोई भी कंसेप्ट जो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ क्लास में, वो कहीं ना कहीं जो मैं रीडिंग्स करता हूँ, जो किताबें पढ़ता हूँ, वो वहां से आता है। और श्योरली मैं ये भी नहीं बोल सकता कि वो कंसेप्ट मैंने उसी किताब से लिया हुआ है, एक ही जगह से लिया है या एक ही जगह से समझा है। बहुत सारी किताबों का कभी कभी कंबाइंड इफेक्ट होता है। तो ट्रू टीचर का भी वो इफेक्ट जो है ना, मैंने पहला शिक्षक नाम की जो एक किताब थी, मैंने वो पढ़ा था, और एक तो सच्चा नाम की जो किताब जो मैंने अभी जिक्र किया आप लोगों से, तो वहां मैंने ये देखा कि एक उस बुक में जो एक स्टोरी थी वो ये थी कि उस गांव में जो है वो लड़की को पढ़ाता है, लड़की को पढ़ाना उसमें अलाउ नहीं था उस दौरान में, वो फिर भी पढ़ाता है, उसके माँ बाप को भरोसे में लेके, और पढ़ाते एक टाइम, क्योंकि वो प्राइमरी स्कूल है गाँव का, और वो प्राइमरी का टीचर है वहां पर, तो उसने पढ़ाया, बाद में वो लड़की शहर चली जाती है।
जी। और शहर जाने के बाद जो है वो वहां बन जाती है यूनिवर्सिटी में टीचर। जी। एक दिन उसको उसके गांव से ही बुलावा आता है, जिस गांव की वो रहने वाली है, मतलब जहां से वो निकल के गई है वहीं से बुलावा आता है जी। कि आप, हम कोई फंक्शन था, उसको बुलाया जाता है एज ए चीफ गेस्ट उस लड़की को, जो कि वहाँ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गई है। उसको मेमोरी में आता है कि मेरे एक टीचर थे जिन्होंने दुनिया जहां से लड़के मुझको पढ़ाया, और यहाँ तक उन्होंने मेरे माँ बाप को कहा और मुझको छोड़कर गए थे यहाँ शहर तक, और यूं छोड़ के गए थे क्योंकि उन्होंने कहा कि अब मैं तुमको पढ़ा चुका हूँ, अब तुम यहाँ। तो जिस आदमी ने मेरे लिए स्ट्रगल किया, जिस टीचर ने मेरे लिए स्ट्रगल किया, ये मेरी ड्यूटी है कि आज मैं अपने गांव वापस जा रही हूँ तो मैं उनको ढूंढूं कहाँ पर है। तो वो गांव में जाती है वहां पर, तो वो अपने जो ऑर्गेनाइजर थे उनसे कहती है कि तुम, वो स्कूल मीन टाइम में जो है बंद हो चुका होता है, तो वो कहती है कि मेरे जो टीचर थे, और वो टीचर भी क्या थे, वो वार्ड से वापस आए हुए थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो पार्ट टाइम जॉब उन्होंने स्कूल में किया था। उस टाइम में वो टीचर जो है पोस्टमैन बन जाता था, मतलब स्कूल बंद हो गया तो वो पोस्टमैन बन गया उसी गाँव में। अब वो टीचर कहती है, अपने टीचर के बारे में पता करती है वो लेडी जो प्रोफेसर हो चुकी है, कि मेरे टीचर कहाँ है, तो पता चलता है कि वो पोस्टमैन का काम करता है। तो कहती है मैं उनसे मिल के जाऊँ। तो उसी प्रोग्राम के दौरान उसको पता चलता है कि वो, उसके टीचर, कोई डाक वहां आई थी, डाक आई, दी और देने के बाद चले गए, वो रुके भी नहीं वहां पर। लेकिन उनसे कहा गया कि आपकी स्टूडेंट वहां आई, वो नहीं रुके। उस लेडी ने भी कहा कि मेरी भी हिम्मत नहीं रुकने। तो वो कहती है कि वो मेरे पहले शिक्षक थे जो ट्रू टीचर है, मतलब जब वो टीचर थे तब भी उन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया। आज मैं यहाँ तक आई, और आज जब वो पोस्टमैन हो गए हैं तो इस काम को भी ईमानदारी से कर रहे हैं। उनके लिए डाक का पहुंचाना ज्यादा जरूरी है, बस बनस्पत के वो कहीं मीटिंग में बात करें या कुछ करें, बहुत अच्छे से निपटा रहे हैं वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस काम को करें वो करें, तो ये उन्होंने वहां से, तो वो उस किताब को पढ़ के मुझे बहुत बेहतरीन लगा कि ये ट्रू टीचर का काम जो है वो क्या है, गुडनेस, गुड टीचर का जो कंसेप्ट हम लेके चलते हैं किताबों में वही है, वही हमको पढ़ाया भी गया है, इसको भी वही पढ़ाया गया, लेकिन हम, मुझको लगता है कि गुडनेस के जो पैरामीटर्स हैं ना वो अलग अलग, स्टूडेंट्स के लिए गुडनेस के पैरामीटर्स अलग अलग। हो सकता है कि मैं उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा हूँ जिनको मैं अटेंडेंस दे देता हूँ, क्लास में नहीं भी आते हैं मैं अटेंडेंस दे देता हूँ, क्योंकि अटेंडेंस के ऊपर बड़ा जोर दिया जाता है, 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि मैं उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा हूँ जो मुझको दुआ सलाम करते हो, या मैं जिनको मार्क्स अच्छे दे देता हूँ, ठीक। तो गुडनेस के पैरामीटर्स अलग अलग। हो सकता है कि स्टूडेंट्स को वो टीचर खराब लगता हो जो उनकी गलतियों, जो कहता होगा दे देता है ऐसे ही, जो या उनके साथ जो है वो टाइम पास करता है ऐसे ही, तो उस समय पर तो वो टीचर कर देंगे कि साहब ये बड़े अच्छे टीचर है। और वो जो दूसरा टीचर जो डांट रहा है कि नहीं तुमको मेहनत करना चाहिए, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए या तुमको वैसा नहीं करना चाहिए, है ना, तो वो टीचर उस समय पर खराब हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगेगा कि ये तो हमें डांट देते हैं, लोग करते हैं। तो सवाल ये है कि वक्त के साथ जो गुडनेस होती है ना वो भी बदल जाती है। एक ही टाइम में अभी आपको हो सकता है मैं अच्छा लग रहा हूँ, अभी अगले पल अगर मैं डांट दूं तो बुरा लग रहा हूँ। तो मुझको लगता है कि गुडनेस जो है ना वो अलग है। एक चीज जो कभी अच्छी थी वही आज चीज क्या हो गई, बुरी हो गई, खराब हो गई। अभी तक आपको मीठा अच्छा लग रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था, अभी आप डायबिटिक हो गए, अब वही मीठा क्या हो गया, आप जहर हो गए। अगर मैं कहूंगा कि ट्रू टीचर, तो ट्रू टीचर में सब कुछ आ गया, वहां फिर आपको कुछ कहने की जरूरत है। ट्रू मीन्स ट्रू। मुझको अगर डांट, मुझे लगेगा कि ये सादिन ने गलती करी है, अगर डांटना जरूरी है तो मैं डांटूंगा, ठीक है। मुझको लगेगा कि अगर इस समय पर अप्रिशिएट करने की जरूरत है, मैं अप्रिशिएट भी करूंगा, ना भी करूँ। तुमको यही लगेगा कि सर अप्रिशिएट तो कभी नहीं करते हैं, लेकिन डांट से जरूर हैं हमेशा, उसके पीछे भी ट्रूनेस ही है। मैं नहीं चाहता कि मैं तुमको गिरिडी बना, ये भी मेरी मुझको लगता है कि एक ऐसे स्टूडेंट्स के साथ है, सिर्फ टीचर के साथ नहीं, जैसे ट्रू टीचर होते हैं, एक ट्रू टीचर को ट्रू बनाने में ट्रू स्टूडेंट ही तो काम आएगा, और कौन काम आएगा। तो जैसे ट्रू स्टूडेंट्स होंगे वैसे ही ट्रू टीचर होंगे, आपस में इंटरचेंज, दोनों एक दूसरे को बनाते हैं। ट्रू टीचर ट्रू स्टूडेंट बनाएगा और ट्रू स्टूडेंट ट्रू टीचर को मेंटेन करेंगे, तो अलग नहीं है। तो मुझे लगता है कि ट्रूनेस जो है वो ज्यादा, पता नहीं भाई मेरी बात से लोग सहमत हो या ना हो, लेकिन मुझको तो यही लगता है, हालांकि किताबों में तो गुडनेस का ही कंसेप्ट
तो ठीक है। सर आप अपने कुछ ट्रू टीचर्स को याद करेंगे जिसकी आपने जीवन में परिवर्तन किया, कुछ ऐसे शिक्षक जो मैसेज पहुंचाना चाहेंगे उन तक जो नहीं पहुंच पाए हैं, जो उस लड़की की तरह जो किताब में है, जो आप कहना चाहेंगे? हाँ, मेरे हालांकि देखो एक बड़ी अच्छी बात है टेक्नोलॉजी की, कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से, व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से अभी लगभग 7-8 महीने पहले मेरे जो स्कूलिंग के टीचर थे वो सब अब चूंकि व्हाट्सएप पे आ गए हैं और व्हाट्सएप पे मिल गए, तो एक ग्रुप में उनसे जुड़ा हुआ हूँ। और हालांकि अब आके ये भी तुमको बता दूं कि अब थोड़ा बहुत सोचने समझने की ताकत मेरे अंदर भी आ गई है, तो अब आइडियोलॉजी थोड़ी चेंज हो गई। उन टीचर्स की आइडियोलॉजी अलग है, लेकिन है तो मेरे टीचर ही ना अल्टीमेटली। और एक मेरे अपने पीएचडी के टीचर सुपरवाइजर डॉक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, उनको मैं अपना स्पिरिचुअल फादर मानता हूँ, टीचर नहीं स्पिरिचुअल फादर मानता हूँ। ठीक है। और स्पिरिचुअल फादर इसलिए मानता हूँ कि उन्होंने, सर ने जो मेरे लिए कहा और जो मेरे बारे में सोचते थे वो वर्ड टू वर्ड होता। मैं कभी कभी बड़ा डिमोटिवेट हो जाता था, सिलेक्शन नहीं होता था। बीच में एक बार बहुत स्टोरियां हैं अलग अलग तरीके की, अगर सब सुनाऊंगा तुमको तो पूरा दिन चाहिए। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि बहुत मेरा मोस्ट अवेटेड इंटरव्यू था और उसमें बड़ी बेईमानी हुई मेरे साथ और मेरा कॉल लेटर भी जो है वो गायब हो गया, मैं अपीयर भी नहीं हो पाया उसमें। तो मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था अंदर। तो सर के पास जाता ही था पीएचडी के काम के लिए भी वैसे भी, तो सर कहते थे रविकांत कोई बात नहीं और फिर हो जाएगा। तो मैं बाहर आके तो सर के सामने तो कुछ नहीं कर सकते ना, हाँ सर के पास तो जॉब है, मेरे पास जॉब नहीं है। मेरी जॉब की अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल गई। सर मुझको यही कंट्रोल करते रहते हैं। लेकिन सर मुझसे हमेशा कहा कर, कहते थे रविकांत तुम इंतजार करो, तुम्हारे लिए कोई अच्छी जगह तैयार हो रही है। और तुम, एक शब्द मुझे आज भी याद है बहुत अच्छे से, इग्नू की क्लासेस हमारे यहाँ गवर्नमेंट जजा पीजी कॉलेज में होती थी और मेरे सर्विस जो थे इंचार्ज थे, तो संडे टू संडे वहाँ क्लास होती, कुछ स्टूडेंट आया करते थे वहाँ पर इग्नू पीजी पहले जब चल रहा। तो उसमें मेरे सर क्लास भी मेरी लगाया करते थे, तो मैं क्लास भी लेता था उसमें। तो एक दिन ऐसे ही सर बैठे हुए थे मेरे साथ, डाइस पर ही बैठे हुए थे, मैंने क्लास ली अपनी। क्लास लेने के बाद जो है, मतलब क्लास जब हो गई तो सर ने जो है स्टूडेंट से पूछा, अरे भाई आपको इनकी बात समझ में आएगी या नहीं आई? तो सर थोड़ा सा बड़े सीरियस नेचर के थे, तो मैं उस दिन ये समझ नहीं पाया कि सर ने कमेंट दिया है कि कॉम्प्लीमेंट दिया है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि सर मेरी मजाक उड़ा रहे थे या फिर कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो खैर, लेकिन बाद में सर मुझसे 1-2 दिन के बाद बोल रहे कि रविकांत तुम जो है यूनिवर्सिटी में जाना लाए, तुम यूनिवर्सिटी में जाओगे। तो फिर मैंने मन में सोचा कॉलेज की नौकरी तो मिल नहीं रही है और सर जो है वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में जाओगे। ठीक है, लेकिन देखो ऐसा जरूर है कि उनके वर्ड जो है ना, उनका वर्ड, उनकी ब्लेसिंग्स कह लो या कुछ कह लो, वो अक्षरशः साबित हुई। और ये बड़ी अजीब सी बात है और बड़े गर्व के साथ मैं ये बात बोलता भी हूँ कि मैं खुद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कभी नहीं था। अपनी स्टूडेंट लाइफ में मैंने कभी यूनिवर्सिटी नहीं देखी। मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, छोटे शहर का, छोटे कॉलेज का, लेकिन मैंने अपना कैरियर जो शुरुआत किया है वो यूनिवर्सिटी से। आज तक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, शुरू से। खुद यूनिवर्सिटी नहीं गया हूँ लेकिन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ। तो सर ने मुझसे कहा था कि तुम यूनिवर्सिटी के लायक, एक बार मुझे याद आता है। और उसकी वजह से जो है शायद सर की ब्लेसिंग थे मेरे साथ, सर के साथ मेरा अटैचमेंट है और सर का भी अटैचमेंट है मेरे साथ, ऐसा नहीं, उनकी वजह से मैं यहाँ। तो वो मेरे टीचर हैं। और तुमको भी एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि देखो, स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप बहुत ही पायस, बहुत ही यूनिक है। और एज ए स्टूडेंट तुमको अपनी लाइफ में सिर्फ एक ट्रू टीचर ढूंढना है अपने लिए, सिर्फ एक। 100 मत ढूंढना, 10 मत ढूंढना, 20 मत ढूंढना, 4 मत ढूंढना, सिर्फ एक। तुमको अगर एक ट्रू टीचर मिल गया ना, तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। तो ये तो मैंने बात बोली एज ए स्टूडेंट। अब मैं बोलता हूँ एज ए टीचर। एज ए टीचर अगर मुझको भी मेरी पूरी लाइफ में एक ट्रू स्टूडेंट मिल गया तो वो मुझको हमेशा के लिए अमर कर दे। सिर्फ एक मुझे तलाश है, मेरे सिर्फ एक ट्रू स्टूडेंट की जो मुझे अमर करेगा। ठीक है। और ठीक ऐसे ही मुझे तलाश है मेरे एक ट्रू टीचर की जो मुझको बना देंगे। तो ट्रू टीचर तो मुझको मिल गए। ठीक है, अब बारी है मेरी किसकी? अब बारी है मुझे ट्रू स्टूडेंट की। ठीक। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का एग्जाम्पल देख सकते हो तुम लोग। सुकरात का जो चेला था प्लेटो था,
प्लेटो का चेला था अरस्तु। तीनों ने एक दूसरे को अमर कर दिया, इमॉर्टल बना दिया। सुकरात को बहुत बेहतरीन चेला मिला प्लेटो। प्लेटो ने ऐसा काम किया कि प्लेटो जो है उसके गुरुजी जो थे ना, सुकरात को प्लेटो के नाम से जाना जाता है। कितने गर्व की बात है, कितनी बड़ी बात है। और प्लेटो को फिर एक और चेला मिला, और भी बढ़िया, अरस्तु नाम। अरस्तु ने अमर कर दिया अपने गुरु को, प्लेटो को। प्लेटो ने अमर किया अपने गुरु सुकरात को जी। ठीक है, अब इसको उल्टा देख लो तुम। इसको उल्टा या तो टीचर से स्टूडेंट की तरफ देख लो या स्टूडेंट से टीचर की तरफ देख लो, लेकिन मिलेंगे तुमको ये तीनों जुड़े हुए आपस में, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। ये रिलेशनशिप की हमको जरूरत है। तो मेरी जो अब जो आगे की है इच्छा वो यही है कि यही मैं आप लोगों से बोलता हूँ, एक ट्रू टीचर और एक ट्रू जी। आपको इतना लाइफ में मिल जाता है तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ कंप्लीट है। ज्यादा मिल जाएगी तो अच्छी बात है, इसमें क्या, लेकिन ये मिनिमम जी। तो हमको वो ट्रू टीचर और वो स्टूडेंट की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि मेरी ट्रू टीचर वाली तो हो गई है पूरी। अब तो और आते जाएंगे तो अच्छा, मेरा फायदा ही है, एडिशनल बेनिफिट है। अब मुझको ढूंढना है अपना ट्रू टीचर जी। सर एक सवाल एक सवाल मेरे दोस्त कुमार शुभम की तरफ से है कि आप एज ए मेल डोमिनेट या मेल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पर्सनल स्ट्रगल क्या रहे होंगे? जैसे कि महिला का तो स्ट्रगल अलग रहता है, उनकी भी स्ट्रगल रहती है। आपका अटेन, जैसे कि आप सेटल हुए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में, मानू में, एडजस्टमेंट करने में, जैसे आपको होम सिकनेस है, आपने जिक्र किया, तो एडजस्टमेंट करने में क्या क्या तकलीफ आई होंगी, या रिलेशनशिप में या होम सिकनेस की वजह से तो क्या क्या तकलीफ आई है सर? होम सिकनेस का पीछे जो रीजन है मुझको वो ये लगता है, क्योंकि मैं एक छोटे शहर में रहा और मेरा स्कूलिंग और मेरा ग्रेजुएशन, मेरा पीजी और बीएड तो मेरे अपने कॉलेज से ही हो गया। रामपुर बहुत छोटा सा शहर है, तो बाहर कभी निकला नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से होम सिकनेस से बाहर निकला मैं सबसे पहले एमएड के। ठीक है, वो भी एमएड भी मेरे बगल में ही है बिल्कुल। तो बाहर सबसे पहले ही बाहर जब मैंने घर छोड़ा अपना, तो मैंने हल्द्वानी के लिए छोड़ा। और चूंकि हल्द्वानी भी मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो वो भी इतना ज्यादा मुझे पेनफुल नहीं लगता था। वीकली में घर चला जाता था। लेकिन सबसे ज्यादा पेनफुल मुझे लगा जब मेरी ढोंगा में पोस्ट हुई, क्योंकि अब बहुत दूर आ रहा था। ठीक है, जगह भी ऐसी थी कि ना तो मैं किसी लोगों को जानता था, ना मैं जगह को जानता था, घर वाले भी बड़े वो थे। होम सिकनेस की वजह ही हो सकती है। लेकिन मुझको लगता है कि जैसे अब तुम लोगों को देखता हूँ मैं, मेरे स्टूडेंट बंगाल से भी आते हैं, मेरे स्टूडेंट्स बिहार के भी हर जगह से आते हैं, झारखंड से भी आते हैं। तो चूंकि तुम लोग मूवमेंट में हो, मुझसे ज्यादा मूवेबल एजुकेशन के लिए, है ना, तुम लोग घर छोड़ के अपने गया तक आए यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि तुम लोगों को इतनी बड़ी दिक्कत होगी, अगर होगी भी तो टाइम भी थोड़ा सा हम लोग बाहर नहीं खिलाते हैं उसके। अब रही बात कि मेल डोमिनेंस स्ट्रगल है, तो नेचुरल है कि सोसाइटी हमारी बनी ही इस तरीके से है कि जिसमें मेल डोमिनेंस करते हैं, आदमी मेल डोमिनेंस करते हैं। कोई भले से बोल कितना दे कि साहब मैं तो बड़ा प्रो फेमिनिन हूँ, मैं तो बहुत महिलाओं के अधिकारों की बातें करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा लगता है हमको कि मेल डोमिनेंस आई जाती है। इसके बेनिफिट भी हैं और इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। बेनिफिट ये है कि नेचुरली ये मेल डोमिनेंस चीजें आपके हाथ में है। मैं अपने घर में बड़ा हूँ, सबसे बड़ा हूँ अपने 4 भाई बहनों में, तो चीजें मेरे हाथ में थी। ये मेरी ड्यूटी थी कि मैं सबको एलोकेट बराबर से करूं। लिमिटेशन एक ये है, क्योंकि आप मेल हैं और सोसाइटी मेल डोमिनेंस है, तो आपसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। उस कंडीशन में ज्यादा होती है वो एक्सपेक्टेशन एज ए मिडिल क्लास आपसे गवर्नमेंट जॉब की, बेटा जल्द से जल्द नौकरी में आ जाए, जिससे कि मदर फादर को हेल्प मिले, जल्दी से जल्दी रिसोर्सेज हमारे बने। अब ये चूंकि घर में बड़ा है, सेटल हो गया है, तो अपने भाई बहनों को भी सेटल करे। ठीक, डिसीजन आपको बड़ा होने के नाते लेने होते हैं। मेल डोमिनेंट सोसाइटी में क्योंकि आप रह रहे हैं, तो नेचुरल है कि यहाँ भी आपको थोड़े से ज्यादा डिसीजन लेने होंगे। तो ये कुछ एक मुझे लगता है कि जिम्मेदारी ज्यादा रहती है हमारे ऊपर मेल डोमिनेंट सोसाइटी में। अगर आप मेल घर में बड़े तब कि वो एक्सपेक्टेशन आपसे ज्यादा रहेंगे। बाकी मुझे लगता नहीं है कि आज की डेट में कोई बहुत ज्यादा इससे ज्यादा कोई डिफरेंस है। बाकी देखो, पढ़ाई सबके लिए, लड़कियों के लिए भी उतनी है, हमारे लिए भी उतनी है। फर्स्ट डिवीजन का मतलब उनके लिए भी एबव 60 है, हमारे लिए भी एबव 60 है। और उनके साथ कुछ और दिक्कतें हैं अपनी फीमेल होने के नाते, लेकिन ये मेल होने के नाते बस मुझे लगता है कि थोड़ा सा एडिशनली रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा फैमिली की, ये सोसाइटी की ज्यादा रहती है। जैसे अब उन दिनों पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बस बात खत्म करूंगा इस रिलेटेड, कि जब मैं बीएड कर चुका था और एमएड भी कर चुका था, तब मेरा सिलेक्शन बीटीसी बेसिक टीचर्स जो होते हैं, बेसिक टीचर्स में मेरा सिलेक्शन 3 बार हो चुका है मेरे रामपुर मेरे जिले में।
लेकिन मेरी इच्छा थी हायर एजुकेशन जी। आने, तो मैंने तीनों बार चांस छोड़ दिया सिलेक्शन होने के बाद। अब यहाँ क्या होता है, जो आपने मेल डोमिनेंस वाली बात की, ठीक है, अब सोसाइटी और रिश्तेदार और लास्ट में आके माता पिता भी मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं मन में ये सिक्योरिटी थी कि अभी तो ये छोटी जॉब है या इस लेवल की जॉब है, तो ये तुम इसको नहीं कर रहे हो, इस बात की गारंटी थोड़ी है कि तुमको हायर एजुकेशन नौकरी मिल जाएगी, बाय द वे नहीं मिली तब क्या होगा, तब तुम ये अपॉर्चुनिटी भी खोदोगे। ये एक प्रेशर जो है थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि घर में बड़ा होने के नाते ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्द से जल्द अपने भैया जॉब करो, अपना अपने पैरों पे खड़े हो और हमको भी मदद करो। तो ये मुझको लगता था कि ये थोड़ा सा एडिशनल है, और गर्ल्स के साथ भी है, आज की डेट में तो है ऐसा, लेकिन उस समय पर थोड़ा सा गर्ल्स इस चीज से बच जाती है, क्योंकि उनसे उम्मीद नहीं की जाती थी कि वो जॉब वो करेंगी। लेकिन हालांकि अब वो, इतना मैं जरूर बोलूंगा, अब उनके साथ भी वही चीजें हैं जो हमारे साथ हैं, तो चीजें बदली हैं अभी, और उम्मीद है कि आगे भी बदलेंगी धीरे धीरे और चीजें बदलेंगी। तो इस तरीके से बस एक एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ। जी सर, आप टीचर बाय चांस और बाय चॉइस के बारे में बात करते हैं, तो आप फ्यूचर टीचर से कैसे मोटिवेट करेंगे इसका प्रोफेशन करियर की तरफ? टीचर प्रोफेशन एज ए प्रोफेशनलिज्म के तौर पे नहीं देखा जाता है, तो ये प्रोफेशन की तरफ कैसे अट्रैक्ट करेंगे टू स्टडी इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बी और एनी यूनिवर्सिटीज टू बी अ टीचर? देखो, सबसे मेन बात यह है कि जो भी लोग टीचर बनने आ रहे हैं, ठीक है, मुझको ये कहने में कोई झिझक नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई डर नहीं। हमारे पास भी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं 4 ईयर इंटीग्रेटेड में, उसमें से भी ज्यादातर स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जो टीचर बनना नहीं चाहते, बस आ गए, ठीक है, क्योंकि 4 साल का कोर्स है, उनको कुछ फायदा दिखाई दिया तो वो आ गए। मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में है, आप जो चाहें कर सकते हैं, ठीक है, आप डॉक्टर बन के भी आईएएस बन सकते हैं, ठीक, लेकिन आईएएस बनने के बाद कोई कुछ नहीं करना, क्योंकि वो हमारे आखिरी, तो कुछ भी है आप बन सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इतना कहूँगा कि आप मेरे जो अभी तक मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, ये जॉब भी बहुत पायस है, बहुत अच्छा है, ठीक है, लग्जूरियस नहीं है, लेकिन इसकी एक अपनी अलग लग्जरी है। हाँ, लग्जरी की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। नॉर्मली सोसाइटी में हम लोग लग्जरी मानते हैं कि बहुत मोटी सैलरी हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, बंगले में नौकर चाकर हो, पावर हो, प्रेस्टीज हो, ठीक है, लग्जरी वो उतनी नहीं है यहाँ पर, लेकिन इतना भी है कि इतनी सैलरी आपको मिलती है कि ये सारी लग्जरी आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, आप 100% सब कुछ ले सकते हैं। मैं जो लग्जरी मानता हूँ इस प्रोफेशन में, वो लग्जरी मानता हूँ कि मेरे स्टूडेंट मुझसे कितना ज्यादा मुतासिर हैं, कितने ज्यादा इन्फ्लुएंस हैं, अफेक्टेड नहीं, इन्फ्लुएंस है, कितने ज्यादा प्रभावित है। कितनी खुशी की बात है कि जब स्टूडेंट 8-10 साल पुराना स्टूडेंट, 11 साल पुराना स्टूडेंट, 13 साल 14 साल, तुम उसको वही कहें, तो आज भी मेरे 14 साल पुराने स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े होते हैं, चाहे वो फेसबुक पर होते हैं, व्हाट्सएप पर, हाँ, कोई चीज होती है तो याद करते हैं, कोई दिक्कत होती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत पुराना स्टूडेंट कभी कोई प्रॉब्लम में होता है तो उसको याद आती है तो वो फोन करता है। मेरे लिए ये लग रहा है कि मेरे स्टूडेंट मुझको याद करते हैं अपनी उन, मैं फिर बोल, मुझे मेरे स्टूडेंट में कभी 1% एक्सपेक्ट नहीं करता कि मेरे स्टूडेंट अपने अच्छे वक्त में मुझको याद करें, नहीं, तुम अपना अच्छा वक्त अपने साथ एंजॉय करो, नो प्रॉब्लम, मत करो याद। लेकिन अगर तुमको कभी लगता है कि आज थोड़ा सा मन भारी हो रहा है, आज थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आज थोड़ा सा मन मेरा व्यथित हो रहा है, डेविएट हो रहा है, और तुमको लगता है कि शायद रविकांत सर से बात करके या उससे कह के डिस्कशन करके बात बन जाएगी या कुछ हो जाएगा, तुम खट से फोन मिला दो तुरंत, ना दिन देखो ना रात देखो, मिला दो। मेरे लिए ये लगता है कि स्टूडेंट्स को शायद उसके हार्ड टाइम में याद आती है मेरी, शायद उनके पास सोल्यूशन है, शायद वो कुछ मेरे पास सोल्यूशन हो सकता है ना, मैं मानता हूँ, मैं भगवान नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ कि हर चीज का सोल्यूशन मेरे हाथ में, लेकिन कम से कम मैं कुछ सहारा तो दे दूंगा अपने स्टूडेंट को, ठीक है भाई, होता है वो, मैंने भी प्रॉब्लम झेली हो कभी, मेरे साथ भी कुछ ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन रही है, तो कम से कम मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर करूँ, कुछ भी नहीं होगा तो उसको बता पाऊंगा कि मेरे पास सोल्यूशन नहीं है, कहाँ सोल्यूशन। और ऐसे कई जगह ऐसे मौके आए भी कि फ्रेंड ने मुझे फोन किया, मैं जो कर सकता था मैंने किया, उनको उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व की। मेरे लिए जो लग्जरी है वो ये है, मेरे लिए लग्जरी कोई बड़ी कार, यूनिवर्सिटी जाता हूँ अपनी स्कूटी से चला जाता हूँ, कार होगी कार से चला जाऊंगा, कुछ भी नहीं होगा तो ऑटो से चला जाऊंगा, कुछ भी नहीं होगा तो किसी स्टूडेंट से लिफ्ट ले लूंगा। मेरा मेन एम क्या है, यूनिवर्सिटी पहुंचना कि वो व्हीकल यूनिवर्सिटी पहुंचना, सब पहुंच तो रहे यूनिवर्सिटी, कोई ऑटो से पहुंच रहा है, कोई किसी चीज से पहुंच रहा है,
हो सकता है कि वहाँ प्लेन जाने की फैसिलिटी होती, चॉपर जाने की होती, तो कोई चॉपर ले आता वहाँ पे अपना, क्योंकि उनके पास है। मेरे लिए वो लग्जरी, मेरे लिए लग्जरी है। मेरे स्टूडेंट कितना अच्छे से मुझे बिलीव करते हैं। करो, दोबारा करो। स्टार्ट। तो अपने जो मेरे प्रोस्पेक्टिव टीचर्स होने वाले हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं समय पर, चाहे वो बीएड के हों, चाहे वो एमएड के हों, कोई भी, उन लोगों से मैं बोलूंगा कि देखो बहुत पायस जॉब है, बहुत पीसफुल जॉब है, ठीक है। और इससे अच्छी बात मैं कोई नहीं समझता। एक इस मामले में समझता हूँ कि एक टीचर और एक डॉक्टर, ये दो प्रोफेशन ऐसे हैं जो खुद से देखते हैं अपने प्रोडक्ट को कामयाब होते हैं। हम थोड़ा सा और आगे निकल जाते हैं, लेकिन हम उसको अपनी तो बहुत एक अच्छा प्रोफेशन है। थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन आप लोगों को, जो लग्जरी मटेरियलिस्टिक है, आप एक टाइम में एक ही कमरे में होंगे, आप एक हेलो, हाँ साधन, कहाँ रुका? हाँ सर, वही एक लग्जरियस आपके लिए पर्सपेक्टिव में हो सकती है, लग्जरियस टाइप, लग्जरियस। ठीक है, इसको एडिट कर लेना है ना? हाँ, वो समझ मैं बोल देता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो एक टाइम में जो है आप एक जोड़ी कपड़ा पहनें, ठीक। एक टाइम में एक ही कमरे में रहेंगे, एक टाइम में आपको एक ही बेड चाहिए, एक टाइम में आप एक ही कार में सफर कर रहे होंगे, ठीक। अगर आपके पास 10 गाड़ियां हैं, 100 जोड़ी कपड़ा है, 6 कमरों का मकान, सब में एक साथ नहीं रह पाते, ठीक। वो मटेरियल्स ये जरूरी है, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं यूज नहीं करता, मेरे पास भी ढेर सारे कपड़े हैं, मैं भी चीजों को यूज करता हूँ, लेकिन वो इसलिए यूज करता हूँ कि मैं अपने आप को कंफर्टेबल बनाता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये है कि लग्जूरियस मेरे लिए वो ज्यादा नहीं है, ठीक है, एक कार है, कार ले लेते हैं, बहुत है, क्या करना है। लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं अपने स्टूडेंट को कितना सपोर्ट कर पाता हूँ, जो मेरे टीचर्स ने मुझको दिया मैं कितना अपने स्टूडेंट्स को दे पा रहा हूँ। जैसे मेरे टीचर्स ने मुझको बना दिया, मैं अपने कितने स्टूडेंट्स को बना पाऊंगा। मैं कितनी अच्छी बातें सोसाइटी के लिए अपने स्टूडेंट्स के माध्यम से उनके थ्रू मैं स्प्रेड कर पाऊंगा। मेरा क्या रोल होगा सोशल इश्यूज को सॉल्व करने में। इतनी दिक्कत जो है, इतनी हार्मनी जो डिस्टर्ब हो रही है सोसाइटी की, इसको बचाने में मेरा क्या रोल होगा। मैं कैसे पूरे एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने में अपना रोल करूंगा। कि मेरे स्टूडेंट्स की जो इतनी जिहानी दिक्कतें हैं, मेंटल प्रॉब्लम जिनको बोलते हैं, इनको दूर करने में मेरा क्या रोल होगा। मेरे लिए ये लगता है, ना कि वो लोग। तो मैं यही बोलूंगा कि बहुत यार अच्छा प्रोफेशन है, इतना खराब नहीं है जितना लोगों ने बोल दिया। ठीक है, एसी कमरे नहीं मिलेंगे और क्या होगा, ठीक है, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा अच्छा है। आज देखो कोरोना में आराम से घर बैठे हुए हैं, हम लोगों से बात कर रहा हूँ, क्लासेस भी चल रही है ना, ठीक। इससे अच्छा और क्या चाहिए। इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं मेरे, ढेर सारे जगह जगह से आए हुए हैं। 13 साल में कम से कम मेरे पास 1300-1400 स्टूडेंट तो होगा जिनको मैंने पढ़ा दिया। अलग अलग स्टेट्स के हैं, अलग अलग टेस्ट के हैं, बहुत से मुझ पर एग्री भी होते हैं, बहुत से मुझ पर गुस्सा भी करते हैं, सब है। यही तो लग्जरी है मेरे लिए। सारे मेरे जैसे फॉलोअर हो जाएंगे, मैं कोई नेता थोड़ी बनने जा रहा हूँ, सब मेरे चले होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो मेरे अगेंस्ट होंगे, फेसबुक पर देखना गुस्सा हो जाते हैं, व्हाट्सएप पे खुद को गुस्सा दिखाते हैं। ये मेरे लिए ये लगता है, ठीक है। टीचर, मेरा मकसद ये नहीं है कि मुझको ब्लाइंड फॉलोअर क्रिएट करने हैं, मुझको एक जिंदा स्टूडेंट क्रिएट करना है, जो मेरी गलत बात पे इतनी हिम्मत रखे कि मुझको ही चुप करा दे। सर ये गलत बोलता है, आप ये गलत करते हैं, वो मेरा स्टूडेंट है। उसको ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनाना है नेताओं की तरह, ठीक है। ये मेरे लिए लग्जरी है, वही जीना है। अभी तो जी रहा हूँ थोड़ी करके, आगे उम्मीद है और भी ज्यादा। जैसे जैसे तुम लोग, डिपेंड तो तुम लोगों पे करेगा ना, तुम स्टूडेंट हो, कितना कोऑपरेट करोगे मुझको। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग और टीचिंग प्रोफेशन बेहतरीन करो। सर, 3 पीस ऑफ एडवाइस टू, आप 20 साल रविकांत को एडवाइस देना चाहेंगे, 3 पीस ऑफ एडवाइस जो हम लोगों को मोटिवेट कर सके अपने आप को। 3 एडवाइस ऐसा कुछ जो आप देना चाहेंगे। देखो, पहली एडवाइस तो ये है कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। मेहनत का कोई विकल्प नहीं, ठीक है। जम के मेहनत, जबरदस्त तरीके, ठीक है। दूसरी एडवाइस जो मैं अब शुरू कर रहा हूँ, फॉलो भी करता हूँ, कि अगर गलत हो रहा है, अगर तुमको लगता है, ठीक है,
तो तुम्हें उसका अपोज करना, चुप नहीं। अपोज करने का मतलब हंगामा खड़ा करना नहीं होता, अपोज करने का मतलब तोड़फोड़ करना नहीं होता, अपोज करने का मतलब कहीं सड़क जाम करना नहीं होता। अपोज करने का सिंपल मतलब होता है कि अगर गलत है तो हम गलत को गलत बोले। ठीक है, अगर मैं टीचर हूँ, अगर मुझको लग रहा है कि ये चीज गलत हो रही है, मेरे स्टूडेंट के साथ गलत हो रही है, इस एजुकेशन सिस्टम में गलत हो रही है, तो मुझको बोलना चाहिए। बोल नहीं सकता तो मैं लिखूंगा। ठीक है, जो मैं कर सकता हूँ, ये दूसरी एडवाइस। ठीक है, दिक्कत यही है हमारे साथ कि जिनको बोलना था उस गलत के खिलाफ वो बोल देते और चीजें धीरे धीरे खराब हो जाती है। ठीक है, दूसरी एडवाइस, पहली देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क, जम के मेहनत। दूसरी, अगर गलत हो रहा है तो गलत। और तीसरी वो ये है कि यू शुड बी इम्पार्शियल। तुमको बिल्कुल किसी के साथ कोई निपोटिज्म नहीं, किसी के साथ कोई भाई भतीजावाद नहीं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, किसी भी किस्म का, किसी भी जगह। देखो, आज तुम स्टूडेंट हो, कल तुम टीचर बनो, कल तुम्हारे हाथ में बच्चों का फ्यूचर भी होगा, तुमको उनको ग्रेड भी देना होगा, तुमको उनको मार्किंग भी करनी होगी, तुमको उनको इवेलुएट भी करना होगा। तुमको किसी भी किस्म का कोई भेदभाव नहीं करना है, जो जैसा है उसको वैसा ही करना है, किसी भी हालत में। ठीक है, अगर ऐसा करोगे तो नेचुरल है कि तुम अपने लिए ही बेहतरीन टीचर्स तैयार करोगे। अगर इन तीन चीजों को हम फॉलो करते हैं, ये सब कास्ट एंड क्रीड से ऊपर उठाते हैं, सब कास्ट एंड क्रीड, कहीं कोई बोलिया ना। तो ये एडवाइस है कि मेहनत करो भाई, और जहाँ लगता है कि गलत हो रहा है वो उतनी हिम्मत जुटाओ, जरूर जुटाओ, डरने की बात नहीं है। कुछ ही लोग हैं जो करते हैं, लेकिन करो। और तीसरी चीज, ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए फिर एडवाइस। हार्ड वर्क, तो तीन एडवाइस हार्ड वर्क मैंने तीन एडवाइस आपको दी। हार्ड वर्किंग, तुम जम के मेहनत, और इतनी जम के मेहनत करो कि बस मजा आ जाए। ठीक है नहीं, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं आपको कि साहब ये है वो है, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। ठीक है नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नो। तुम्हारी हार्ड वर्किंग सारे एक्सप्लेनेशन दे देगी, तुम्हारी सक्सेस सारे एक्सप्लेनेशन दे देगी। इसलिए तुमको सिर्फ और सिर्फ किस पे कंसंट्रेट करना है, तुम्हारी हार्ड। ये भी मत सोचना कि वो सक्सेस हो गया और मैं वो सेलेक्ट हो गया, मेरा नहीं। तुम अपने आप में यूनिक हो, तुम अपने आप में एक पूरी पर्सनैलिटी हो, इसलिए तुम्हारी हार्ड वर्किंग तुम्हारे साथ है, दूसरे की हार्ड वर्किंग दूसरे के साथ है। कोई कंपैरिजन नहीं, अपनी हार्ड वर्किंग करो, और जिस दिन कामयाब हो गए वो सक्सेस हर किसी का मुंह बंद कर देगी। इसलिए हार्ड वर्किंग पहली तुम्हारी सबसे पहली एडवाइस। दूसरी एडवाइस कि तुमको अगर कहीं गलत हो रहा हो तो तुमको बोलना चाहिए। ठीक है, बहुत ही पोलाइट वे में बोलना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो गलत है। ऐसा ना हो कि किसी खास वजह से तुम मोटिवेट होकर किसी सही चीज को भी तुम अपोज करते हो। जो गलत है उसको गलत बोलो, सही को सही बोलो, मत बोलो। ठीक है, लेकिन जो गलत है उसको गलत बोलना चाहिए। इसके लिए तुमको हिम्मत जुटानी पड़ेगी। टीचर बनने जा रहे हो तो तुमको सीखना पड़ेगा। तीसरी चीज जो इसके बाद है कि तुमको किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। टीचर हो, तुम्हारे हाथ में बच्चों का फ्यूचर होगा, तुम इवैल्यूएट करोगे उनको, तुम्हारे दिए हुए ग्रेड्स पर, तुम्हारे दिए हुए मार्क्स पर उनका फ्यूचर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ऐसा मत करना कि किसी के साथ भेदभाव किसी भी तरीके से। और भेदभाव करने का मतलब होता है कि ऐसा नहीं किसी को पीछे कर दो या किसी बात, जो जैसा है, जो जहाँ पर है, तुमको उसकी तरह अकॉर्डिंगली काम करना है। तो ये तीन एडवाइस मैं समझता हूँ कि ये कॉमन एडवाइस है कि जो शायद हम सब लोगों को फॉलो करनी चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ फॉलो करने की इनको, और इसीलिए मैं तुम लोगों से एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ और एडवाइस भी तुम लोगों को भी ये करनी चाहिए। सर, ये गुफ्तगू खत्म करने के लिए बस लास्ट सेंटेंस है कि कोविड का टाइम पीरियड चल रहा है, तो बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं कभी कभी, हसार देख करके, डर देख करके ऐसा लगता है कि क्या हो गया है, नया चीज है। तो कुछ मोटिवेशंस के लिए कि कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग करने के लिए आपके हिसाब से क्या सजेशन है हम लोग के स्टूडेंट के लिए, लास्ट मैसेज आपके लिए? हाँ देखो, ये चीज जरूर है, और बहुत मुश्किल दौर से हम लोग भी निकल रहे हैं समय पर, और रियल बहुत बात समय मुश्किल है। देखो, पिछली बार भी लॉकडाउन हुआ हमारा जो, और उस समय पर मैं घर पर ही था और तबीयत मेरी कुछ थोड़ी गड़बड़ हुई थी उन दिनों पर, तो मैं आराम कर रहा था। लेकिन ये वाला अभी जो दौर चल रहा है, ये मुझे लगता है पीछे वाले से ज़्यादा मुश्किल है। भले से लॉकडाउन नहीं है, और हमारे जो नियर डियर हैं वो बहुत बड़ी खराब न्यूज़ हमको लगभग रोज मिल रही है। पिछले 2-3 दिन में भी कई लोग मेरे बहुत ही क्लोज रिलेटिव जो हैं वो कोरोना की वजह से जो है उनका डिमाइस हो गया। तो नेचुरल है, और स्टूडेंट्स जो हैं इस समय पर घर पर ही हैं, और ये ऑनलाइन एजुकेशन लगभग 1 साल से चल रही है। कोई फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है,
कोई हम लोग आमने सामने बैठ के बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन के एक अपने अलग फायदे हैं तो एक अलग लिमिटेशंस भी हैं। जैसे अभी आप लोग अगर मुझे देख रहे हो तो ठीक है, आप लोग इसको बोल सकते हो कि रियल टाइम इंटरेक्शन तो है, लेकिन सच बात यह है कि अभी आप सिर्फ मेरी इमेज देख रहे हो, ठीक है। जितना ये कैमरा आपको दिखा पा रहा है, आप सिर्फ मेरी उतनी इमेज देख रहे हो। यू आर नॉट ऑब्जर्विंग माई पर्सनैलिटी, यू आर नॉट इवेल्युएटिंग माई पर्सनैलिटी। तो मेरी पर्सनैलिटी से रूबरू नहीं, तुम सिर्फ मेरी इमेज से रूबरू। अगर आमने सामने हम लोग फेस टू फेस क्लास में होते तो तुम लोग मेरी पर्सनैलिटी से रूबरू होते, मैं तुम्हारी पर्सनैलिटी से रूबरू। मैं तुमसे भी सीखता, तुम मुझसे भी सीखते। तो नेचुरल है, वो नहीं हो पा रहा पिछले 1 साल से, तो डिमोटिवेशन तो होना ही है। और एज ए टीचर मुझको भी कभी कभी चीजें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देती हैं पिछले 2-4 दिनों से, लेकिन फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि देखो यही स्ट्रगल है। और कब तक हम लोग इस कंडीशन में रहेंगे हमको नहीं पता, लेकिन यही कंपटीशन भी है, यही स्ट्रगल। कंडीशन सबके साथ एक सी है, कोरोना सबके साथ है, लॉकडाउन सबके साथ है। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो लोग भी इसको देख रहे हैं, 1% किसी को भी डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। हालात बहुत बहुत खराब देखे हैं लोगों ने, इससे भी कहीं ज्यादा खराब देखे हैं। हम लोग वहां पर नहीं हैं। आप सबको बस एक काम ये करना है कि जो भी गवर्नमेंट एडवाइजरी कर रही है, जो डॉक्टर्स आपको बोल रहे हैं, अपने आप को सेफ करें। बाहर मत निकलो, बाहर मत घूमो, कोई जरूरत नहीं है, घर में रहो, वक्त है, निकल जाएगा। एजुकेशन की बात रही, उसकी बात रही, देखो अगर लाइफ रही तो सब कुछ है। तो मेन चीज है कि इस मुश्किल वक्त से हम लोग बीत रहे हैं, बहुत मुश्किल समय निकल रहा है हमारा। तो बस एक मेन चीज तुम लोगों को ये ध्यान रखनी है कि देखो जिंदगी रहेगी तो सब कुछ होगा, ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी, सब कुछ होगा, ऑफलाइन क्लासेस जो है, सॉरी ऑफलाइन क्लासेस भी होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन तुम लोगों का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। तो सब लोग इस बात का ख्याल रखें कि जो भी डॉक्टर, जो भी गवर्नमेंट कह रही है, आप अपने घर में रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, फैमिली का ख्याल रखिएगा। फैमिली के लिए आप सब कुछ हैं, आपके लिए आपकी फैमिली सब कुछ है, ठीक। एजुकेशन ठीक है, जरूरी है, उसके बाद आती है। तो अपने आप को सुरक्षित रहो, जो पढ़ पा रहे हो पॉजिटिव पढ़ो। देखो मैं इस दौरान क्या कर रहा हूँ, अभी फेसबुक पर हर तीसरी पोस्ट बड़ी खराब आ रही है, कोई कहीं किसी की डेथ हो रही, कोई कहीं किसी की डेथ हो रही, ठीक है। मैंने अभी आपसे कहा इंटरनेट का एडिक्शन है मुझको, बगैर सोशल मीडिया पे आया मैं रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अब क्या कहूँ, बड़ा होता है। तो मैं अपना मन किताबों पर लगा रहा हूँ, अपनी क्लास में लगा रहा हूँ, मैं क्लास में ऐसी ही चीजें डिस्कस करता हूँ, बुक भी वही पढ़ रहा हूँ। तो आप भी अपने आप को मोटिवेट रखो। वक्त सभी के साथ मुश्किल है, हम लोग भी परेशान हैं, हम लोग को भी बहुत खराब लग रहा है कि ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, ऑनलाइन में कब तक हम लोग कैसे करेंगे। ऑनलाइन में वो इतना, कम से कम मैं बोल सकता हूँ आपको बहुत क्लियरली, मुझको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जितना मुझे ऑफलाइन में मिलता है। तो वो मुश्किल वक्त है, डीमोटिवेट होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो पढ़ सकते हो अच्छा है, पढ़ लो। मैं मान रहा हूँ कि 24 घंटा घर में रहने तो उतनी पढ़ाई नहीं होती, तो कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटी करो, ठीक है, कुछ लिखो, कुछ पढ़ो, कुछ बनाओ, इससे अच्छी क्या बात है। ये मौका है आपके पास, तो आप इसको करें। कुछ नहीं है तो आप जो भी कहानियां पढ़ सकते हैं, कहानियां लिख सकते हैं, वो करो। थोड़ा थोड़ा अपना जो पढ़ाई का काम है वो भी पूरा करते चलो, प्रेशर मत लो, प्रेशर मत लो के साथ अब क्या होगा, अब हम फाइनल सेमेस्टर में हैं या फाइनल सेमेस्टर में आने वाले हैं, एग्जाम कैसे होंगे, सब होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन सबसे जरूरी है तुम्हारा एग्जाम। तो सबसे पहले तुमको ध्यान रखना है ये कि अपने आप को सेफ रखना है, ठीक है, और मेंटली आप लोग थोड़ा सा मजबूत रहिएगा। और सबसे बड़ी बात यही है इस आज की डेट में कि आप लोग अगर मेंटली खुश रहने की कोशिश कीजिए, है ना। और चीजें ठीक है, थोड़ा खराब तो हो ही रही है आसपास, मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो बात बन जाएगी। हम सब लोग हैं, टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटी है, सारे एजुकेशन सिस्टम है आपके साथ, कोई ऐसा नहीं है कि दिक्कत होगी, लेकिन बस ये है कि मेन आप लोग सेफ हैं। तो मैं यही बोलूंगा, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी, जो पॉजिटिव एक्टिविटी आपको अच्छी लगती है, आप वो जरूर कीजिएगा। दिन भर में कोई एक ऐसा काम जो आपको मेंटली सुकून देता हो। सोना अगर सुकून देता है तो सो लो मन भर के। पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ो। सोशल मीडिया पे काम करना अच्छा लगता है, करो। जो तुमको सुकून देता हो वो काम करो, और जरूर करो, जिससे कम से कम थोड़ा सा जो मेंटल प्रेशर है हम लोग का, ये थोड़ा सा रिलीज हो जाए, थोड़ा कम हो जाए।